चैप्टर 305 हेवनली प्रोफाउंड मिरर की शक्ति, ज़ाओ फेंग का महायोजना। ये सोचकर ही ज़ाओ फेंग का दिल एक्साइटमेंट से भर गया। उसकी नज़र सामने तैरते हेवनली प्रोफाउंड मिरर पर टिक गई और उसने बिना देर किए इसे रिफाइन करना शुरू कर दिया। ये एक डिवाइन ट्रेजर था जो ट्रेजर चेस्ट से मिला था, इसलिए इसे रिफाइन करना ज़ाओ फेंग के लिए काफ़ी आसान था। कोई बड़ी रुकावट नहीं आई। ये एक पोस्टनेटल हाई ग्रेड स्पिरिचुअल ट्रेजर था। इसमें पूरे 39 लेयर्स ऑफ पोस्टनेटल रिस्ट्रिक्शंस मौजूद थे। अब तक ज़ाओ फेंग ने जितने भी डिवाइन वेपन्स और ट्रेजर्स हासिल किए थे, उन सब में ये सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस वाला और सबसे शक्तिशाली था। वक्त का पता ही नहीं चला। अंधेरा धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। एज एक्सपेक्टेड ये एक टॉप टियर स्पिरिचुअल ट्रेजर है। मुझे लगा था कि इसे रिफाइन करना पहले वाले डिवाइन वेपन्स जितना ही सिंपल होगा, लेकिन पूरी रात गुजरने के बाद भी मैं सिर्फ 15 लेयर्स ही रिफाइन कर पाया हूँ। ज़ाओ फेंग ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर थोड़ी सी निराशा झलक रही थी, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल था। आखिर ये ट्रेजर चेस्ट से मिला हुआ ट्रेजर था। अगर इसी लेवल का ट्रेजर उसे अपनी करंट कल्टीवेशन से खुद रिफाइन करना पड़ता तो कम से कम 10-15 दिन लग जाते। चलो एक बार ट्राई करते हैं। ज़ाओ फेंग ने हेवनली प्रोफाउंड मिरर पर ध्यान केंद्रित किया। कल्टीवेशन स्पेस ओपन करो। अगले ही पल हेवनली प्रोफाउंड मिरर से एक चमकती हुई रोशनी निकली और ज़ाओ फेंग को पूरी तरह लपेट लिया। एक झटके में वो पैलेस हॉल से गायब हो गया और हेवनली प्रोफाउंड मिरर के इंटरनल स्पेस में पहुंच गया। बाहर मिरर शांत तरह से हवा में तैरता रहा। इंटरेस्टिंग, यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर की दुनिया से 100 गुना ज़्यादा डेंस लग रही है। क्या ये हेवनली प्रोफाउंड मिरर अपने आप हेवन और अर्थ की एनर्जी गैदर कर रहा है? ये तो कमाल है। इस स्पेस के अंदर मेरी कल्टीवेशन स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाएगी। डेली एट्रीब्यूट गेन्स भी कम से कम डबल होने चाहिए। लेकिन कल्टीवेशन एक्सेलरेशन का एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है? ज़ाओ फेंग ने सोचा। तभी एक आवाज़ गूंजी। मास्टर आप स्पिरिट स्टोन्स एक्सचेंज करके कल्टीवेशन एक्सेलरेशन एक्टिवेट कर सकते हैं। इस स्पेस के अंदर पूरी तरह कल्टीवेशन पर फोकस करने से इनर डीमंस का खतरा नहीं होता और प्रोग्रेस काफ़ी तेज़ होती है। ये हेवनली प्रोफाउंड मिरर का प्रॉम्प्ट था। आर्टिफैक्ट स्पिरिट। ज़ाओ फेंग थोड़ा चौंक गया। उसके पास काफ़ी सेलेस्टियल टियर डिवाइन वेपन्स और ट्रेजर्स थे, लेकिन आर्टिफैक्ट स्पिरिट वाला ट्रेजर उसने पहली बार देखा था। सब मिरर्स कैसे बनाए जाते हैं और कितने बना सकता हूँ? ज़ाओ फेंग ने पूछा। जब तक मास्टर की इच्छा हो, हेवनली प्रोफाउंड मिरर अनलिमिटेड सब मिरर्स बना सकता है, लेकिन सब मिरर के होल्डर को खुद एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। अगर कोई होल्डर मर जाता है तो सब मिरर की शक्ति वापस मेन मिरर में आ जाएगी। आर्टिफैक्ट स्पिरिट ने जवाब दिया। तो सब मिरर के कल्टीवेशन स्पेसेस और कम्युनिकेशन का सिस्टम कैसे काम करेगा? ज़ाओ फेंग ने फिर पूछा। जब मास्टर ऑथराइजेशन देता है तो रिसिपिएंट अपना सब मिरर कल्टीवेशन स्पेस ओपन कर सकता है। सभी सब मिरर स्पेसेस मेन मिरर से कनेक्टेड होते हैं। मेन मिरर के थ्रू सभी सब मिरर्स आपस में लिंक्ड होते हैं। कम्युनिकेशन, आइटम एक्सचेंज और म्यूचुअल ट्रेड सब पॉसिबल है। आर्टिफैक्ट स्पिरिट ने समझाया। समझ गया। ज़ाओ फेंग ने धीरे से सिर हिलाया। हेवनली प्रोफाउंड मिरर एक पूरे देश के लिए ये बेमिसाल ट्रेजर है। डिस्टेंस की कोई परवाह नहीं, इंस्टेंट कम्युनिकेशन, कल्टीवेशन असिस्टेंस भी जब तक कोई स्पेस के अंदर हो। हाई ग्रेड पोस्टनेटल स्पिरिचुअल ट्रेजर होने का मतलब ही यही है। और ये तो सिर्फ इसका करंट स्टेट है। अगर फ्यूचर में मैं काफ़ी फॉर्चून इकट्ठा करके इसे इनेट स्पिरिचुअल ट्रेजर में अपग्रेड कर पाया तो सोच के ही डर लगता है कि ये कितना पावरफुल हो जाएगा।
इस वक्त तक ज़ाओ फैंग हेवनली प्रोफाउंड मिरर की हर एबिलिटी को अच्छी तरह समझ चुका था। तभी अचानक, क्या मैं हेवनली प्रोफाउंड मिरर के अंदर एक नया करेंसी सिस्टम बना सकता हूँ? एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोग वैल्यू अक्यूमुलेट कर सके, जिससे कल्टीवेशन एक्सेलरेशन अनलॉक हो या ट्रेड्स हो। ज़ाओ फैंग के दिमाग में एक बहुत ही बोल्ड आइडिया आया। अगर ये पॉसिबल हुआ तो हेवनली प्रोफाउंड मिरर सिर्फ ग्रेट किन का ही नहीं बल्कि पूरे शेंझू का भी लाइफलाइन बन सकता था और फ्यूचर में शेंझू से भी आगे तक फैल सकता था। इस मिरर के थ्रू सिर्फ ग्रेट किन से ही नहीं बल्कि आम लोगों और बाहर की दुनिया से भी एंडलेस रिसोर्सेज इकट्ठा किए जा सकते थे। इस ट्रेजर की पोटेंशियल सच में लिमिटलेस थी। मास्टर जो कह रहे हैं हेवनली प्रोफाउंड मिरर उस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहा। आर्टिफैक्ट स्पिरिट ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, करेंसी एक नया कॉन्सेप्ट था। मैं एक वैल्यू सिस्टम बनाना चाहता हूँ। लोग स्पिरिट स्टोन्स, मेडिसिनल हर्ब्स और ट्रेजर्स एक्सचेंज करके इस वैल्यू को कमा सकते हैं। फिर इस वैल्यू का यूज़ कल्टीवेशन एक्सेलरेशन अनलॉक करने या सिस्टम के अंदर ट्रेड करने के लिए हो। ज़ाओ फैंग ने अपनी पूरी विजन आर्टिफैक्ट स्पिरिट के सामने रख दी। मास्टर का रिक्वेस्ट इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, आर्टिफैक्ट स्पिरिट ने सीधा जवाब दिया। अच्छा, ज़ाओ फैंग काफ़ी सैटिस्फाइड था। उसने हेवनली प्रोफाउंड मिरर का कल्टीवेशन स्पेस बंद किया और वापस बाहर आ गया। मिरर को देखा और उसे अपने डांटियन में रखकर नरिश करने लगा। फिर पैलेस के दरवाजे खोले और आसमान की तरफ देखा। सब तैयार है? ज़ाओ फैंग ने बाहर खड़े ज़ांग मिंग से पूछा। मास्टर, सब कुछ तैयार है। आपका हुक्म मिलते ही हम रवाना हो सकते हैं, ज़ांग मिंग ने रिपोर्ट दिया। तो फिर निकलते हैं, ज़ाओ फैंग ने सिर हिलाया। जी मास्टर। ज़ांग मिंग तुरंत अरेंजमेंट्स करने चला गया। खुद को बेट बनाकर काफ़ी लोगों को बाहर निकाला जा सकता है। अगर तुम लोग इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाते जो मैं दे रहा हूँ तो फिर दोष सिर्फ तुम्हारा ही होगा। ज़ाओ फैंग के चेहरे पर एक ठंडी खतरनाक मुस्कान आ गई। उसकी करंट स्टेटस के साथ ये तो सिर्फ शुरुआत थी। चाहे ये एक क्लियर ट्रैप ही क्यों ना हो, फिर भी बहुत से लोग रिस्क लेने को तैयार थे। और ऊपर से सियांगयांग के कई पावरफुल लोग इंपीरियल गार्ड्स और सिटी गैरिसन की मूवमेंट्स पर नज़र रख सकते थे। अगर ज़ाओ फेंग सच में सिर्फ 500 पर्सनल गार्ड्स के साथ शहर छोड़कर निकला होता तो ये उन सब के लिए एक और बड़ा टेम्पटेशन बन जाता जो उसकी जान के पीछे पड़े हुए थे। सियांगयांग सिटी। आसमान अभी पूरी तरह रोशन नहीं हुआ था। हल्की सी सुबह की रोशनी फैल रही थी। ज़ाओ मैनर के बाहर 500 एलीट कैवलरी पहले ही इकट्ठा हो चुकी थी। ज़ाओ फेंग के हुक्म पर घोड़े आगे बढ़े और फोर्ट शहर से बाहर निकल पड़े। ज़ाओ फेंग शहर छोड़ रहा है, तुरंत मास्टर को रिपोर्ट भेजो। समझ गया। ज़ाओ फेंग की हर मूवमेंट पर नज़र रखो। अंधेरों में कई स्पाइस छुपे हुए थे। ज़ाओ मैनर की हर एक्टिविटी को देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने ज़ाओ फेंग को शहर छोड़ते देखा, वो तुरंत अपने अपने मास्टर्स को खबर देने भाग पड़े। लेकिन मंटिस सिकाडा का पीछा करता है, बिना जाने कि पीछे ओरियोल बैठा होता है। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि एक और ग्रुप उन पर चुपचाप नज़र रखे हुए था। इन स्पाइस के हर जाने वाले मेंशन का रिकॉर्ड रखो और ये किन किन लोगों से मिलते हैं सब नोट करो। जब मास्टर वापस आएंगे, इन सब का हिसाब लिया जाएगा। यन कॉट के शैडो गार्ड्स तुरंत अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। ये बिल्कुल साफ था, सियांगयांग के ये सब लोग बहुत चालाक बुढ़े लोमड़ियाँ थीं। चाहे असैसिनेशन का प्लान ही क्यों ना हो, वो कभी खुद हाथ गंदे नहीं करते, सिर्फ एक्सपेंडेबल पॉन्स का यूज़ करते थे ताकि उन तक कोई सीधा सबूत ना पहुँचे। ज़ाओ फेंग को ये सब पहले से पता था। जब उसने खुद को बेट बनाने का फैसला किया, उसी पल उसने यन कॉट के शैडो गार्ड्स को हुक्म दे दिया था, शहर के हर मिनिस्टर पर नज़र रखो।
जो भी सस्पिशियस कॉन्टैक्ट्स, मेहमान या राजदार मीटिंग्स करे, सब रिकॉर्ड करो। सीधी बात, जैसे ही उन्होंने मूव किया वो पहले ही जाओफेंग के जाल में फंस चुके थे। 3 दिन बाद पलक झपकते ही जाओफेंग और उसके 500 एलीट कैवलरी सियांगयांग से काफी दूर निकल आए। अब वो एक वीरान पहाड़ी जंगल के पास पहुंच चुके थे। सबसे करीबी काउंटी टाउन भी 20 मील से ज्यादा दूर था। जाओफेंग की फौज पूरी रफ्तार से नहीं चल रही थी, बल्कि ऐसे लग रहा था जैसे वो घूमने निकले हों, बिल्कुल आराम से। मास्टर, ज़ांग मिंग मुस्कुराते हुए बोला, अगर कोई आप पर हमला करना चाहता है तो ये जगह सबसे परफेक्ट एम्बुश साइट है। दोनों तरफ के नज़दीकी काउंटी टाउन्स यहाँ से 10 मील से ज़्यादा दूर हैं। अगर कोई मदद भी बुलाई जाए तो वक्त पर पहुंचना मुश्किल होगा। वे लोग पहले ही आगे वेट कर रहे हैं। जाओफेंग हल्की सी हंसी हंसा। उसकी डिवाइन सेंस के अंदर आगे के पहाड़ों और जंगलों के नीचे कई फिगर्स छुपे हुए थे। अलग अलग दिशाओं में एम्बुश पोजीशंस थीं। बिल्कुल साफ था, वे बस जाओफेंग के जाल में पूरी तरह घुसने का इंतजार कर रहे थे ताकि एक साथ फुल स्केल अटैक कर सकें। अगर ऐसा है तो जाओफेंग की आवाज़ ठंडी हो गई, तो उन्हें खुद ही बाहर निकलने पर मजबूर करते हैं। जी मेरे लॉर्ड, ज़ांग मिंग ने जोर से हुक्म दिया। भाइयों, क्रॉसबोज तैयार करो। हुक्म मिलते ही 500 एलीट गार्ड्स फैल गए और जाओफेंग को बीच में सुरक्षित घेर लिया। फिर सबने एक साथ अपने क्रॉसबोज उठाए। फायर! गरजती हुई आवाज के साथ 500 क्रॉसबो बोल्ट्स एक ही पल में आगे की पहाड़ियों की तरफ टूट पड़े। तीर की बारिश के नीचे कई असैसिन्स जो पहाड़ों के पीछे छुपे हुए थे, वहीं के वहीं छेदिए गए और गिर पड़े। खतरा! जाओफेंग के एलीट गार्ड्स ने हमें देख लिया। अब छुपने का कोई मतलब नहीं, बाहर निकलो और जाओफेंग को खत्म करो। कंफर्म हो चुका है, इस सफर में जाओफेंग के पास सिर्फ 500 पर्सनल गार्ड्स हैं। अगर उसे मार दिया तो ये एक बेमिसाल अचीवमेंट होगा। दौलत और शान के लिए मार दो। छुपे हुए अंधेरों से असैसिन्स एक के बाद एक बाहर निकल आए। उन्होंने अपने बोज और क्रॉसबोज उठाए और जाओफेंग की फौज पर तीर बरसा दिए। जाओफेंग को मारो, मारो! चारों तरफ से कत्ल की चीखें गूंज उठीं। तीर हवा को काटते हुए जाओफेंग के गार्ड्स की तरफ लपके। काफी लोग हैं, लगभग 3000। 6 किंगडम्स के रेमनेंट्स और सियांगयांग के नोबल्स के हायर्ड डेथ सोल्जर्स। इंटरेस्टिंग। जाओफेंग बिल्कुल शांत खड़ा बैटलफील्ड का नज़ारा देख रहा था। साफ था, उसके दुश्मनों ने इस असैसिनेशन अटेम्प्ट के लिए काफ़ी मेहनत की थी। लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती की थी। उन्होंने जाओफेंग को कम समझा और उसके एलीट गार्ड्स को भी। अगर जाओफेंग अकेला होता तो भी वो इन सबको आसानी से कत्ल कर सकता था, और अब जब उसके साथ 500 एलीट गार्ड्स थे तो ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। ये लड़ाई असल में एक तरफ से होने वाली कत्ले-आम के अलावा कुछ नहीं थी। चाहे असैसिन्स की गिनती डबल भी कर दी जाती, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही थी, लेकिन जाओफेंग के गार्ड्स बिल्कुल शांत और कंपोज थे। उनके भले घोड़े आगे बढ़ रहे थे और उनके भाले हवा में घूमते हुए आने वाले तीरों को गिरा रहे थे। जो तीर बच भी जाते, वो उनकी मजबूत आर्मर को छेद तक नहीं पा रहे थे। आर्मर्ड वॉरियर्स के खिलाफ सिर्फ बहुत शक्तिशाली बोज या क्रॉसबोज ही काम आ सकते थे। एक भी जिंदा मत छोड़ना, ज़ैंग मिंग ने गरजते हुए हुक्म दिया। मारो! 500 गार्ड्स ने एक साथ नारा लगाया। उन्होंने अपने वॉर हॉर्सेस को एड़ियां लगाईं, फौज चारों तरफ फैल गई, भाले उठ गए और शुरू हो गया निर्दयी संहार। जो खुद को एलीट असैसिन्स कहते थे, जाओफेंग के पर्सनल गार्ड्स के सामने कीड़े मकोड़े जैसे थे। घोड़ों के नीचे कुचले जाते, भालों से चीरे जाते। ये पूरी तरह से मैसेकर था।
चाहे उनके पास गिनती का फायदा हो, फिर भी वो बिल्कुल बेकार साबित हुए। घबराओ मत, जाओ फेंग को मारो, उसे खत्म करो। खून खराबे के बीच भी कुछ असैसिन्स का ध्यान सिर्फ जाओ फेंग पर ही था। वो किसी भी कीमत पर उस तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन एक भी असैसिन चाहे जितनी कोशिश कर ले, जाओ फेंग के पास तक नहीं आ पाया। और जो बात उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं थी, वो ये थी कि सबसे खौफनाक शख्स जाओ फेंग खुद था। अब रोकने की जरूरत नहीं, अपनी ट्रू एनर्जी का पूरा इस्तेमाल करो, जाओ फेंग ने शांत आवाज में कहा। ये सुनकर 500 एलीट गार्ड्स जैसे डिवाइन डिक्री मिलते ही जाग उठे। अब तक वो सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज कर रहे थे। भाले में जबरदस्त ताकत थी, लेकिन ट्रू एनर्जी नहीं डाली जा रही थी। लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल भी हाथ नहीं रोका। ट्रू एनर्जी फूट पड़ी। पूरा बैटलफील्ड चमकते भालों और तलवार की ऑरा से भर गया। जाओ फेंग के ये सब गार्ड्स सालों से उसके साथ थे, उसके ट्रेनिंग के नीचे पले थे। हर एक गार्ड जियांतियन रेल में पहुंच चुका था। हर एक के पास ट्रू एनर्जी चलाने की क्षमता थी। एक एक वार के साथ ट्रू एनर्जी के आर्क निकलते और असैसिन्स को रिएक्शन का मौका दिए बिना काट डालते। सिर्फ एक स्विंग और कई असैसिन सीधे स्वॉर्ड की से 2 टुकड़ों में कट जाते। भूत, ये डीमंस हैं, ये इंसान नहीं है, ये मॉन्स्टर्स हैं। इस लेवल की शक्ति देखकर असैसिन्स का दिल दहल गया। बिना छुए ही दूर से मारे जा रहे थे। उनके लिए ये किसी सुपरनैचुरल चीज से लड़ाई जैसा था। डर उन पर पूरी तरह हावी हो गया। जो 3000 असैसिन्स बड़ी एम्बिशन के साथ आए थे जाओ फेंग को मारने के लिए, अब वो सिर्फ लाशें बनकर जमीन पर बिखरे पड़े थे। जो वीरान पहाड़ी जंगल था, अब वो खून से भीग चुका था। हर तरफ लाशें ही लाशें। हर एक कॉप्स का अंजाम भयानक था। किसी को जबरदस्त फोर्स से मसल दिया गया था, किसी को ट्रू एनर्जी के स्लैशेस से चीर फाड़ दिया गया था। मंजर इतना भयानक था कि देखना मुश्किल हो जाए। मेरे लॉर्ड, ज़ैंग मिंग जाओ फेंग के पास आया और रिपोर्ट दी, सारे दुश्मन असैसिन्स का सफाया हो चुका है। शियांगयांग सिटी को तुरंत लॉकडाउन करने का हुक्म भेजो। मेरी या मेरे रॉयल फादर की परमिशन के बिना कोई भी शहर के अंदर या बाहर नहीं जाएगा। जाओ फेंग ने हुक्म दिया। समझ गया। ज़ैंग मिंग ने तुरंत सिर हिला दिया। असैसिनेशन अटेम्प्ट फेल हो चुका था। शियांगयांग के अंदर इसके पीछे जो दिमाग थे, अब वो सबूत मिटाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। शायद अपने ही लोगों को ख़त्म कर दें। जाओ फेंग उन्हें ये मौका देने वाला नहीं था। मेरे लॉर्ड, इन लाशों का क्या करें? यहीं दफना दें या काउंटी के सोल्जर्स को बुलाकर साफ करवाएं? ज़ैंग मिंग ने लाशों के समुद्र की तरफ देखा। फिर उसने अपनी ड्रैगन स्प्रिंग स्वॉर्ड निकाली। आगे खुली जमीन की तरफ एक ही स्लैश मारा। बूम! 100 झांग लंबी स्वॉर्ड लाइट जमीन को चीर गई। जबरदस्त धमाका गूंज उठा। जमीन पर 100 झांग लंबी और 10 झांग चौड़ी गहरी खाई बन गई। मेरे लॉर्ड की दिव्य शक्ति! आसपास के गार्ड्स तुरंत झुक गए। आंखों में श्रद्धा और डर दोनों थे। सारी लाशों को इसमें फेंक दो और यहीं दफना दो, जाओ फेंग ने बिना किसी इमोशन के कहा। इस मोड़ पर उससे अपनी मार्शल स्ट्रेंथ छिपाने की अब कोई ज़रूरत नहीं थी। आखिर अब खेल खुल चुका था। ग्रेट चिन लगातार इवॉल्व हो रहा था और जाओ फेंग का मार्शल एम्पायर बनाने का सपना भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसकी एम्बिशंस सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी।
नेशनल डेस्टिनी को इकट्ठा करना, एक होली कोर्ट की स्थापना करना, ये सब अभी आना बाकी था। जब ग्रेट चिन और पूरा डिवाइन कॉन्टिनेंट अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी कर लेंगे, तब जाओ फेंग की नज़र इस ज़मीन से भी आगे होगी। और अब हेवनली प्रोफाउंड मिरर उसके हाथ में था। इसके साथ उसका महाविजन सच में रूप लेने लगा था। शानयांग, जांगताई पैलेस के अंदर। योर मैजेस्टी, फर्स्ट एम्परर, क्राउन प्रिंस ने अभी हुक्म भेजा है। सिटी गार्ड्स को पूरी राजधानी सील करने का ऑर्डर दिया गया है। किसी को भी शहर के अंदर या बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। रेन शाओ ने अदब से यिंगज़ेंग को रिपोर्ट दी। फेंग काफ़ी तेज़ निकला। यिंगज़ेंग हंस पड़ा। फिर उसने पूछा, रिजल्ट क्या रहा? बिल्कुल वैसे ही जैसे क्राउन प्रिंस ने अंदाज़ा लगाया था। योंग सिटी के बाहर जो वीरान पहाड़ी इलाका है, वहीं असैसिन्स ने मूव किया। उनकी गिनती कम से कम 3000 थी। क्राउन प्रिंस की एलीट ट्रूप्स ने सबको वहीं ख़त्म कर दिया। कोई भी जिंदा नहीं बचा। रेन शाओ ने शांत आवाज़ में जवाब दिया। 3000 डेथ स्वॉन असैसिन्स मेरे चिन एम्पायर के दिल में इकट्ठा हुए। दिलचस्प। यिंगज़ेंग के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। 3000 लोग सुनकर शायद ज़्यादा न लगते, लेकिन अगर इतनी ताकत चिन के अंदर हंगामा खड़ा करती तो नुकसान काफ़ी बड़ा हो सकता था। अब मेरी क्या आज्ञा है योर मैजेस्टी? रेन शाओ ने पूछा। सब कुछ क्राउन प्रिंस के प्लान के मुताबिक होने दो। उसने जब पूरा शहर सील किया है तो इसका मतलब है उसके पास काफ़ी सबूत आ चुके होंगे। जो भी इस मामले में शामिल है वो सब उसकी पकड़ में होंगे। ये क्राउन प्रिंस की शतरंज की चाल है। मैं बस देखूंगा। यिंगज़ेंग ने शांत तरीके से कहा। समझ गया। रेन शाओ ने झुककर सलाम किया। क्राउन प्रिंस की फौज को कोई नुकसान हुआ? यिंगज़ेंग ने फिर पूछा। अब तक किसी भी कैजुअल्टी की रिपोर्ट नहीं आई है, रेन शाओ ने जवाब दिया। लगता है फेंग के गार्ड्स पूरी तरह मार्शल कल्टीवेशन के रास्ते पर आ चुके हैं, यिंगज़ेंग ने सोचा। वरना अपने से 4 गुना ज़्यादा दुश्मनों को बिना एक भी नुकसान उठाए हराना नामुमकिन होता। चाहे सबसे एक्सपीरियंस्ड आर्मी ही क्यों न हो, ये काम आसान नहीं था। क्राउन प्रिंस की ट्रूप सच में लाजवाब है। 3000 असैसिन्स को बिना एक भी कैजुअल्टी के मिटा दिया। समझ नहीं आता वो कौन सी ट्रेनिंग मेथड यूज़ करते हैं, रेन शाओ ने तारीफ करते हुए कहा। ये सुनकर यिंगज़ेंग मुस्कुराया। वक्त आने पर तुम खुद समझ जाओगे क्राउन प्रिंस असल में कितना खास है। रेन शाओ ने सिर हिला दिया और ज़्यादा सवाल नहीं पूछे। क्वी मैंशन, माय लॉर्ड, सिटी गार्ड्स ने पूरी शानयांग को सील कर दिया है। किसी को भी अंदर या बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। एक सबॉर्डिनेट घबराते हुए क्वी जुआंग को रिपोर्ट देने आया। पूरा शहर सील? क्वी जुआंग ने भौएं सिकोड़ लीं। प्राइम मिनिस्टर क्वी, क्या हो सकता है कि क्राउन प्रिंस के साथ कुछ हो गया हो? सबॉर्डिनेट ने संभल कर पूछा। शहर के बाहर से कोई खबर आई है? क्वी जुआंग की आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। नहीं, सबॉर्डिनेट ने सिर हिला दिया। लॉकडाउन के बाद कोई भी इन्फॉर्मेशन अंदर नहीं आ रही है। पूरा लॉकडाउन? या तो जाओफेंग मर चुका है या फिर जाओफेंग जिंदा है और सबूत इकट्ठा करने के लिए शहर सील कर रहा है, क्वी जुआंग ने धीरे से कहा। दोनों ही हालत में शहर सील होना लॉजिकल है। उसके दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। आखिर ये ऑपरेशन एक्सपोज हो जाता तो पूरी नस्ल खत्म हो सकती थी, और अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई थी। ये अनसर्टेनिटी ही उसे डरा रही थी, और वो अकेला नहीं था। प्रिंस हु हाई के निवास पर। माय प्रिंस, सिटी गार्ड्स ने राजधानी सील कर दी है। एक आदमी भागते हुए हु हाई के पास आया। शहर सील हो गया? आखिर हुआ क्या है?
मुझे तुरंत बताओ ज़ाओ फेंग जिंदा है या मर गया? हु हाई ने इम्पेशेंस से पूछा। माय प्रिंस, अगर पूरा शहर सील हुआ है तो ज़रूर कोई बड़ी बात हुई होगी। शायद ज़ाओ फेंग वाकई मर गया हो। सबॉर्डिनेट ने खुशी से अंदाज़ा लगाया। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? हु हाई की आंखें चमक उठीं। क्राउन प्रिंस एम्पायर का वारिस है। अगर उसकी मौत हो जाए तो शहर सील होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर वो जिंदा होता तो इतने एक्सट्रीम स्टेप्स लेने की क्या ज़रूरत थी? सबॉर्डिनेट ने लॉजिक दिया। बिल्कुल सही। हु हाई खुशी से लगभग उछल पड़ा। सच ये था, फर्स्ट एम्परर का बेटा होने के बावजूद हु हाई ने अपने पिता की अक्ल का एक हिस्सा भी इनहेरिट नहीं किया था। समय बीतता गया। शानयांग 13 दिन तक पूरी तरह लॉकडाउन रहा। इंपीरियल कोर्ट के मेन हॉल के बाहर मंत्री और ऑफिशियल्स जमा होने लगे। शहर बंद होने के बावजूद सरकारी कामकाज रुकता हुआ नहीं लग रहा था, लेकिन इतना लंबा लॉकडाउन देखकर कई ऑफिशियल्स का दिल घबरा रहा था। जितना वक्त बीत रहा था, उतनी उनकी बेचैनी बढ़ रही थी। लॉकडाउन शुरू होने के बाद से कोर्ट सेशंस भी सस्पेंड हो गए थे। आज पहली बार इंपीरियल कोर्ट दोबारा बुलाई जा रही थी। फर्स्ट एम्परर पधारते हैं, जोर से आवाज गूंजी। मेन हॉल के दरवाजे खुले। मिनिस्टर्स अभी अंदर जाने ही वाले थे कि यिंग ज़ैंग खुद बाहर निकल आए। फर्स्ट एम्परर को ऐसे देखकर सभी ऑफिशियल्स हैरान रह गए। हम योर मैजेस्टी को प्रणाम करते हैं। सभी मंत्री एक साथ झुक गए। आज का कोर्ट सेशन अंदर नहीं होगा, यहीं पर होगा। आखिर क्राउन प्रिंस को कुछ मामले निपटाने हैं। यिंग ज़ैंग के शब्द सुनते ही कई ऑफिशियल्स के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। ये कैसे हो सकता है? ज़ाओ फेंग जिंदा है? तो फिर पूरा शहर 2 हफ्ते के करीब सील क्यों रहा? ये तो बहुत बुरा है। कहीं ज़ाओ फेंग ने हमारी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं पकड़ ली? क्या ये लॉकडाउन हमारे भागने का रास्ता बंद करने के लिए था? नहीं, ये नामुमकिन है। ज़ाओ फेंग चाहे जितना भी पावरफुल हो, कोई सबूत नहीं मिल सकता। सब कुछ परफेक्टली हैंडल किया गया था। पर उनके कान कह रहे थे कुछ और उनका दिल पहली बार सच बोल रहा था। जैसे ही यिंग ज़ैंग की आवाज़ गिरी, दूर से कदमों की आवाज़ आई। ज़ाओ फेंग अपने राजसी वस्त्रों में कमर पर तलवार बांधे हुए शांत और मजबूत कदमों से आगे बढ़ा और यिंग ज़ैंग के पास आकर खड़ा हो गया। ज़ाओ फेंग को बिल्कुल सही सलामत देखकर कई लोगों के चेहरों पर निराशा छा गई, और निराशा के साथ साथ उनके दिलों में गहरा डर भी उतर आया। खासकर वो सब लोग जो असैसिनेशन अटेम्प्ट में शामिल थे। ज़ाओ फेंग ने ठंडी मुस्कान के साथ दरबार पर नज़र डाली। मुझे जिंदा देखकर क्या तुम में से कुछ लोग काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो? उसकी नज़र जैसे ही ऑफिशियल्स पर फिरी, कई लोगों में तुरंत अपनी नज़रें झुका लें। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसकी आंखों में देखे। लेकिन ज़ाओ फेंग को बातें बर्बाद करने का कोई शौक नहीं था। रेनशाओ, ज़ाओ फेंग ने आवाज़ दी। यहाँ हूँ, रेनशाओ ने तुरंत जवाब दिया। जिसका नाम मैं लूँ, उसे गिरफ्तार करना। ज़ाओ फेंग ने ठंडी आवाज़ में हुक्म दिया। आपका हुक्म सर आंखों पर। रेनशाओ ने गहरा झुककर सलाम किया और हाथ का इशारा किया। अगले ही पल इंपीरियल गार्ड्स हरकत में आ गए। दरबार की कई ऑफिशियल्स अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है, लेकिन जो लोग इस साजिश में शामिल थे, उनके चेहरों पर दहशत साफ दिख रही थी। कुई जुआंग। ज़ाओ फेंग की नज़र सीधी कुई जुआंग पर जा टिकी। 2 इंपीरियल गार्ड्स तुरंत आगे बढ़े। कुई जुआंग का नाम सुनते ही भी उन्होंने एक पल की हिचकिचाहट नहीं दिखाई और उसे पकड़ने के लिए बढ़ गए। इंपीरियल गार्ड सीधे सम्राट के अधीन होते थे
और अब ज़ाओफेंग के पास फौज और राज्य के काम का अधिकार था, इसलिए इंपीरियल गार्ड्स भी उसके हुक्म के पाबंद थे। योर हाइनेस, ये सब का क्या मतलब है? कुईजुआंग ने अभी भी अपना नाटक जारी रखा, जैसे उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा हो। अगर तुम सीधा कबूल कर लेते तो शायद मुझे तुम्हारी थोड़ी इज्जत होती, ज़ाओफेंग ने ठंडे स्वर में कहा। मैं समझ नहीं पा रहा कि योर हाइनेस किस बात का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अभी तक कुईजुआंग एक्टिंग कर रहा था। उसे पता था उसके और उसके परिवार की आखिरी उम्मीद सिर्फ इनकार थी। चिन एम्पायर कानून से चलती है। मैं क्राउन प्रिंस हूँ, मेरे पास राज्य चलाने की शक्ति है, लेकिन बिना सबूत के मैं किसी अधिकारी पर हाथ नहीं उठा सकता। पिछले समय में अगर हमारे बीच मतभेद हुए हैं तो वो सिर्फ राज्य के भले के लिए थे। अगर योर हाइनेस बिना वजह मेरे खिलाफ एक्शन लेंगे तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूँगा। ना ही दरबार करेगा, ना ही एम्पायर के लोग। कुईजुआंग की आवाज़ तेज से तेज होती चली गई, जैसे वो बाजी पलट देना चाहता हो। अच्छा? ज़ाओफेंग हल्की सी हंसी हंसा, पर उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा था। चेन लिन, क्वाइजी, हुवू, वांगजी, एक के बाद एक नाम ज़ाओफेंग के मुंह से निकलते गए। हर नाम के साथ इंपीरियल गार्ड्स आगे बढ़ते गए, और जिनका नाम लिया गया उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ कुछ ही सांसों में 30 से ज़्यादा ऑफिशियल ज़मीन पर घुटनों के बल पकड़े जा चुके थे। तब जाकर ज़ाओफेंग ने रुक कर सांस ली। लेकिन गिरफ्तार किए गए लोग अभी भी चिल्ला रहे थे, अपनी मासूमियत का नारा लगा रहे थे। उन्हें पूरा भरोसा था, चाहे ज़ाओफेंग क्राउन प्रिंस हो, बिना पक्के सबूत के वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ज़ाओफेंग ने उनकी चीख पुकार को अनसुना कर दिया और शांत आवाज में बोला, तुम सबको लगा था तुम बहुत चालाक हो। तुम्हें लगा तुमने कोई सबूत नहीं छोड़ा। तुम्हें लगा तुम्हारा काम बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन तुमने मुझे कम समझा। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए था कि मेरा योंगचिंग जाना सिर्फ एक बात के लिए था, तुम्हें मूव करने पर मजबूर करने के लिए। जब तक मैं सियाजियांग में था, तुम कभी हाथ उठा ही नहीं सकते थे। इस बार बैठ डाली गई और तुम में से काफी लोगों ने उसे निगल लिया। ज़ाओफेंग की नज़र उन 30 से ज़्यादा ऑफिशियल्स पर घूम गई। उसकी मुस्कान में सिर्फ ठंडक थी। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा कि योर हाइनेस किस बात का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कुईजुआंग ने दांत भींच कर कहा, लेकिन उसका दिल अब बिल्कुल शांत नहीं था। ज़ाओफेंग का कॉन्फिडेंस देखकर उसकी सांस धीमी पड़ने लगी। कुईजुआंग अभी भी नहीं समझे? ज़ाओफेंग ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, एम्पायर को एक होना ही पड़ेगा, और मैं अपने पिता जैसा नहीं हूँ। वो कानून और नियमों से राज्य चलाते हैं, लेकिन मैं अलग हूँ। मैं फौज में पला बढ़ा हूँ। मैं सीधी बात करता हूँ, चाहे मेरे पास सबूत हो या ना हो, मैं फिर भी तुम सबको मरवा सकता हूँ। ज़ाओफेंग की आवाज़ में ताना और हंसी दोनों थी। ये सुनकर कुईजुआंग और बाकी सब लोग पूरी तरह टूट गए। क्या योर हाइनेस को लोगों के गुस्से का डर नहीं? कुईजुआंग ने गुस्से और बेचैनी में पूछा। लोगों का गुस्सा? क्या तुम समझते हो कि तुम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हो? ज़ाओफेंग ने हंसी के साथ कहा। फिर उसकी आवाज़ गहरी हो गई। लेकिन अगर तुम साफ साफ मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये मौका दे देता हूँ। ज़ाओफेंग ने हाथ उठाकर इशारा किया। दूसरी तरफ से कदमों की तेज आवाज़ आई।
ज़ांग मिंग आगे बढ़ा। उसके पीछे कई 100 पर्सनल गार्ड्स थे। हर 2 सोल्जर के बीच एक कैदी बंधा हुआ था। दरबार के सभी ऑफिशियल्स ने उधर देखा और जैसे ही उन्होंने पहचाना, कुईजुआंग और बाकी आरोपी लोगों के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद पड़ गए। योर हाइनेस, सारे सस्पेक्ट्स को ले आया हूँ, ज़ांग मिंग ने झुककर रिपोर्ट दी। ज़ाओ फेंग ने कुईजुआंग और बाकी आरोपी लोगों की तरफ देखा। कुईजुआंग, और तुम सब जो कहते हो कि तुम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हो, अब बताओ, कहने को कुछ बाकी है? इस पल दरबार में सन्नाटा था और असली इतिहास अब लिखा जाने वाला था। तुम सबको लगा था कि तुम बहुत चालाक हो, ज़ाओ फेंग ने थोड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। सियान यांग वापस आने से पहले तुमने हर लूज एंड मिटा दिया, पर मैंने पहले ही तुम सब पर नज़र रखने के लिए लोग भेज दिए थे। मुझे सिर्फ इतनी चिंता थी कि शायद तुम एक्शन ना लो, ना कि तुम अपनी ट्रैक्स इतने अच्छे छुपा लोगे। उसकी आवाज़ में हल्का सा हंसी भी था। अब कई ऑफिशियल्स अपनी शांति खोया चुके थे। योर हाइनेस, हमें माफ़ कीजिए, ये सब कुईजुआंग का काम था, हमारा कुछ नहीं, हम पर ज़बरदस्ती हुई। कृपया योर हाइनेस, दया दिखाइए। योर हाइनेस। दोजक से ज्यादा ऑफिशियल्स घुटनों के बल गिर गए, कांपते हुए अपनी जान की विनती कर रहे थे। हम हार गए। कुईजुआंग ने गहरी सांस ली, चेहरा पूरी तरह निराश था। तभी एक गुस्से भरी आवाज गूंजी, मुझे छोड़ो, मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? कैसे हिम्मत तुम लोगों की? तुरंत मुझे रिहा करो। 2 पर्सनल गार्ड्स हु हाई को ले आए। हु हाई को देखकर कोर्ट ऑफिशियल स्टन्ड हो गए। प्रिंस हु हाई? क्या वो भी असैसिनेशन प्लॉट में शामिल था? इतना रेकलेस कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है कि वो क्राउन प्रिंस की पोजीशन ज़ाओ फेंग को मिलने से खुश नहीं था, इसलिए उसने कोशिश की कि किस्मत बदलने की। लेकिन अगर ज़ाओ फेंग वापस ना आता, तब भी पोजीशन हु हाई को नहीं मिलती। इस बार तो हु हाई का खेल खत्म। दरबार के ऑफिशियल्स शॉक में थे। एक प्रिंस भी कंस्पिरेसी में शामिल, ये उनके लिए सोच से परे था। तिन शी हुआंग ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ ली। पहले ज़ाओ फेंग ने बताया था कि हु हाई अपने बड़े भाई के खिलाफ हत्या के इरादे रखता था, पर किन शी हुआंग ने कभी नहीं सोचा था कि उसका सबसे छोटा बेटा इतना बोल्ड हो सकता है। हु हाई ने अपनी आवाज़ में चीख लगाई, फादर, मेरे एल्डर भाई के पर्सनल गार्ड्स बहुत ही ज़्यादा हैं। वो मेरे रेजिडेंस में घुस आए और मुझे गिरफ्तार कर लिया। कृपया फादर, मुझे न्याय दीजिए। जैसे ही 2 गार्ड्स ने हु हाई को रिहा किया, वो तुरंत किन शी हुआंग के पास भागा और अपनी बात रखने लगा। शायद उसकी मूर्खता की वजह से उसने अभी तक हालात की गंभीरता नहीं समझी थी। ज़ाओ फेंग ने ठंडी नज़र से सब ऑफिशियल्स को स्कैन किया। क्या सारे सस्पेक्ट्स गिरफ्तार हो गए हैं? रिपोर्टिंग टू योर हाइनेस, ज़ैंग निन ने तुरंत जवाब दिया। इस बार क्राउन प्रिंस ने योंगचैंग जाने का बहाना बनाया ग्रैंड डाओजर हुआयांग को कैपिटल ले जाने के लिए, जिससे रेबल्स को बाहर निकाला जा सके। कैपिटल छोड़ने से पहले उन्होंने स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस और डिफेंस मेजर्स अरेंज किए थे। सबूत मिले हैं कि कुईजुआंग, चेन लिन, हु हाई और अन्य ने असैसिन्स को मोबिलाइज किया और 6 किंगडम्स के रेमनेंट्स के साथ मिलकर साजिश की। सबूत इनकॉन्ट्रोवर्टिबल हैं। ज़ैंग मिंग की आवाज़ पूरा असेंबली हॉल में गूंजी। समझ गया। क्राउन प्रिंस सिर्फ 500 पर्सनल गार्ड्स लेकर योंगचैंग गया था। ये सब एक सेटअप था। भले ही ये ऑब्वियस ट्रैप था, लेकिन जो लोग क्राउन प्रिंस को मारना चाहते थे, उन्होंने बेट लेने से खुद को नहीं रोका। आखिरकार अगर ये मौका छूट जाता, दोबारा नहीं मिलता। क्राउन प्रिंस ने न सिर्फ कोर्ट के ट्रेटर्स को ख़त्म किया, बल्कि सियान यांग में 6 किंगडम्स के रेमनेंट्स को भी साफ कर दिया।
ये सचमुच एक मास्टर स्ट्रोक था, 2 काम एक साथ। कई ऑफिशियल जाओ फेंग को देख श्रद्धा और अद्भुत भाव से भर गए, और हुहाय, वो बिल्कुल हैरान था। सब कुछ पकड़ में आ गया? कैसे? मैंने तो सब कुछ संभालने का हुक्म दिया था। उसका चेहरा डर से सफ़ेद हो गया। वो कैप्चर्ड लोगों को घूर रहा था। उनमें उसकी माँ के परिवार के और ट्रस्टेड अटेंडेंट्स भी शामिल थे। ये देखकर हुहाई का रंग पीला और साफ साफ भय से भरा दिखाई दिया। फादर, मैं हुहाई डर के मारे झटक कर किनशी हुआंग की तरफ देखता रहा, लेकिन किनशी हुआंग ने सिर्फ अपना चेहरा मोड़ लिया और अब उस पर ध्यान नहीं दिया। ये साफ था, उसने जाओ फेंग को पूरा अधिकार दे दिया था। टिंगवी, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस, जाओ फेंग ने बुलाया। प्रेजेंट। लीसी आगे बढ़ा। एम्पायर के क्राउन प्रिंस को हत्या करने का दंड क्या है? जाओ फेंग ने पूछा। पूरी नस्ल का विनाश और मुख्य अपराधी को क्वार्टर करके सजा दी जाएगी। लीसी ने तुरंत जवाब दिया। मैं सारा सबूत आपको सौंप दूंगा, और ये अपराधी भी। कानून के मुताबिक इन्हें सजा दो। जाओ फेंग ने लीसी को देखा। मैं योर हाइनेस को निराश नहीं करूंगा, लीसी ने पक्का जवाब दिया। कुई ज्वांग और बाकी ऑफिशियल्स की तरफ देखते हुए लीसी की आंखों में उजाला और एक्साइटमेंट था। कुई ज्वांग, वैंग वैन, आखिरकार तुम लोग अंडरवर्ल्ड में मिलोगे। मैंने कभी नहीं सोचा। पुरानी एरिस्टोक्रेसी और नए राजनीति के संघर्ष में मैं जीतूंगा। लीसी को अंदर से बहुत राहत और संतोष मिला। उसने अपने आप को शुक्रिया अदा किया कि उसने कभी प्रिंसेस के बीच के स्ट्रगल में हिस्सा नहीं लिया, और उसका बेटा जल्द ही क्राउन प्रिंस की छोटी बहन से शादी करेगा। इस कनेक्शन के साथ ली फैमिली का नाम किन में हमेशा रहेगा। अब जाओ फेंग की नज़र थरथराते हुए हुहाई पर गई। भाई, मुझे माफ़ करो, मैंने गलती की, भाई। हुहाई घुटनों के बल गिर गया, बेचैनी से विनती कर रहा था। अब उसकी हिम्मत बिल्कुल खत्म हो गई थी। उसकी माँ का परिवार और सबसे ट्रस्टेड रिटेनर्स पकड़े जा चुके थे। डिनाई करना अब बेकार था। चैप्टर 307 असली इतिहास का दृश्य। विनती करना ही उसका एकमात्र रास्ता था। मेरे ऊपर असैसिन्स भेजने के बाद, मेरी जान लेने की कोशिश करने के बाद तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? जाओ फेंग ने हुहाई पर ठंडी मुस्कान के साथ टिप्पणी की। शुरू से ही जाओ फेंग को हुहाई पसंद नहीं था। अपनी पिछली जिंदगी की यादों के साथ जाओ फेंग जानता था कि हुहाई ने अपने ही भाई बहनों को मार दिया था। उसके राज में चिन शी हुआंग की नस्ल लगभग मिटने के कगार पर थी। ऐसे व्यक्ति को जाओ फेंग चाहता था कि बस चीन का टुकड़े टुकड़े कर दे। भाई, मैं फादर का बेटा हूँ। अगर आप मुझे जिंदा छोड़ेंगे, मैं आपकी हर बात मान लूँगा। हुहाई घुटनों के बल कांपते हुए विनती कर रहा था। फादर, जाओ फेंग ने कहा, मैं इसके भविष्य का फैसला आप पर छोड़ता हूँ। जाओ फेंग ने चिन शी हुआंग की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। चिन शी हुआंग ने धीरे से अपना चेहरा मोड़ते हुए हुहाई की तरफ निराश भरी नज़र डाली। हुहाई ने अपनी नज़र नीचे कर दी, बाप की आंखों में आंखें डालने से बचने के लिए। अगर मैं इसे छोड़ दूं, तो मैं तुम्हें कैसे समझा पाऊंगा फेंग? उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। चिन शी हुआंग ने गहरी सांस ली। हुहाई अब भी उसका बेटा था। उसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर देना इतना आसान काम नहीं था। लेकिन अगर उसने सख्त सज़ा ना दी, तो जाओ फेंग का क्या एहसास होता? हुहाई, चिन शी हुआंग ने कहा, मेरे बेटा, तुमने भाई का बंधन तोड़ा और अपने एल्डर ब्रदर के खिलाफ असैसिन्स भेजे। ये है बिट्रेयल। तुमने अपनी वफादारी को तोड़ा और क्राउन प्रिंस पर हमला किया। ये है ट्रीजन।
तुमने विदेशी दुश्मनों के साथ साजिश की और 6 किंगडम्स के बचे हुए रेमिनेंट्स के साथ मिलकर हेयर को मारने की कोशिश की। ये है कल्यूजन विद द एनिमी। ऐसे भयानक अपराध में कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैं ये घोषणा करता हूँ, हु हाई को फांसी दी जाएगी, उसकी माँ और पूरा परिवार भी मिटाया जाएगा। चिंशी हुआंग ने एक छोटी सी मनोबल की लड़ाई के बाद अपना फैसला ठंडी आवाज में सुनाया। जैसे ही उसके शब्द गए, पूरा कोर्ट स्तब्ध रह गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि चिंशी हुआंग हु हाई की फांसी का आदेश देगा। वो उसका बेटा था और एक वक्त पर सबसे प्रिय प्रिंस, लेकिन अब चिंशी हुआंग ने उसे मृत्यु की सजा सुना दी। फादर, आप मुझे मारने वाले हैं, पर मैं आपका बेटा हूँ। क्या आप जाओफेंग के लिए मुझे मार रहे हैं? हु हाई बिल्कुल हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बाप उसे मृत्यु की सजा देगा। उसने अपना सिर उठाया, चेहरा कंट्रोल से बाहर कांप रहा था। फादर, हु हाई को मेरे लिए मारा जा रहा है। जाओफेंग भी हैरान था। उसने यिंगजेंग को देखा। साफ था, जाओफेंग ने कभी नहीं सोचा था कि यिंगजेंग हु हाई और उसकी माँ के पूरे परिवार की फांसी तक जाएंगे। पहले जाओफेंग ने सोचा था कि एटमोस्ट यिंगजेंग हु हाई का रॉयल स्टेटस छीन लेगा और हाउस अरेस्ट करेगा। वर्स्ट केस सिनारियो में हु हाई को नॉर्दर्न फ्रंटियर में एग्जाइल किया जा सकता था। कभी नहीं सोचा था कि सीधी मृत्यु की सजा मिलेगी। फेंगजर, यिंगजेंग ने कहा, मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई बहनों को बहुत धोखा दिया है। अगर मैं इस अनपढ़ बेटे को जिंदा छोड़ता जब उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी, तो मैं सच में तुम्हारा बाप होने के लायक नहीं होता। दिल के अंदर यिंगजेंग गंभीर विचारों से भरा हुआ था। हु हाई और जाओफेंग के बीच यिंगजेंग ने अपने एल्डेस्ट सन को चुना। जाओफेंग ने अंदर से सांस ली, सोचते हुए, तो छोड़ो, अगर फादर मेरे लिए हु हाई को मारने को तैयार हैं, तो मैं इंश्योर करूंगा कि उन्हें कोई पछतावा ना हो। जाओफेंग धीरे से आगे बढ़ा। फादर, कोर्ट के मिनिस्टर्स, क्या आप देखना चाहेंगे कि अगर मैं नहीं होता तो ग्रेट पिन का क्या हाल होता? जाओफेंग ने शांत स्वर में कहा। यिंगजेंग थोड़ा पजल्ड हुआ। कोर्ट ऑफिशियल्स भी कंफ्यूज थे। फेंगजर, इसका क्या मतलब है? यिंगजेंग ने पूछा। मैं फादर को दिखा सकता हूँ कि अगर मैं कभी एग्जिस्ट नहीं करता तो ग्रेट पिन का असली इतिहास क्या होता। मैं दिखा सकता हूँ वो इतिहास जो असल में अनफोल्ड होना था। यही वजह थी कि मैंने पहले बाई यूए रीजन को गार्ड करने का चुनाव किया था। जाओफेंग ने गंभीरता से कहा। योर हाइनेस, वैलियाओ ने हैरानी से पूछा, क्या आप फ्यूचर देख सकते हैं? ओरिजिनल हिस्ट्री, मतलब असली इतिहास जो होने वाला था? अगर ये सच है तो सिर्फ देवता या इमॉर्टल्स ही ऐसा कर सकते हैं। हम इसे कैसे देख सकते हैं? सब मिनिस्टर्स शॉक में थे। जाओफेंग ने उनके रिएक्शंस की परवाह नहीं की। उसने हाथ हिलाया और फॉर्मेशन प्लेट उसके हाथ में उभर आई। ये कोई डेडली ट्रैप नहीं था, बल्कि एक इल्यूजरी फॉर्मेशन। बड़े स्केल पर इतिहास को सीधा बदलना उसके अभी के एबिलिटीज के बाहर था, लेकिन इल्यूजरी फॉर्मेशन के जरिए जाओफेंग ये कर सकता था। वो पिन का असली इतिहास प्रोजेक्ट कर सकता था, सबको असली घटनाएं दिखाने के लिए। खासकर वू हाई के मामले में जाओफेंग पूरी तरह निश्चित था। जब सब देखेंगे कि हु हाई ने असली इतिहास में क्या किया, यिंगजेंग को हु हाई की मृत्यु पर कोई पछतावा नहीं होगा। कोर्ट के कोई मिनिस्टर्स भी कभी यिंगजेंग के फैसले को क्वेश्चन नहीं करेंगे। असली इतिहास में हु हाई ने अपनी नस्ल को मार दिया था, लॉयल और वर्चुअस लोगों को परसिक्यूट किया था और पिन एम्पायर केपेबल ऑफिशियल से खाली हो गया था। फेंगजर, यिंगजेंग ने कहा, हमें क्या देखना चाहिए? यिंगजेंग भी क्यूरियस था। उसे पूरा विश्वास था जाओफेंग की बातों पर।
आखिर यिंगज़ेंग ने पहले ही ज़ाओ फेंग की आश्चर्य शक्तियाँ देखी थीं, आसमान में उड़ना और ड्रैगन्स को कमांड करना। ये देवताओं जैसी पावर्स थीं। बहुत सिंपल है, ज़ाओ फेंग ने मुस्कुराया। उसने हाथ हिलाया, फॉर्मेशन प्लेट तेज रोशनी से चमक उठी। ज़ाओ फेंग के इमेंस ट्रू एसेंस के इन्फ्यूजन के साथ ये प्लेट हवा में उड़ गई। ये मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स स्टन्ड थे। वो सीन देखकर बोल नहीं पा रहे थे। उनके दिमाग में 1000 सवाल थे, पर उनका जहन शब्द नहीं निकाल पा रहा था। यिंगज़ेंग शांत था, सब ऑब्जर्व करते हुए। ज़ाओ फेंग, उसने सोचा, क्या ये सच में देवता या आत्मा है? कैसे इतनी डिवाइन पावर वील्ड कर सकता है? क्या हम गलती कर गए? क्या हमें ज़ाओ फेंग के खिलाफ कभी होना नहीं चाहिए था? कैप्चर्ड मिनिस्टर्स जैसे कोई झुआंग फ्रीज हो गए। उनका दिमाग इस मिराक्युलस सीन को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा था। सब लोग तैयार हैं? ज़ाओ फेंग ने शांत स्वर में पूछा। योर हाइनेस, मैं तैयारी में हूँ। पर हमें क्या करना है? क्या हम असली इतिहास देख सकते हैं? अगर क्राउन प्रिंस इस एरा में एग्जिस्ट करता, तो असली इतिहास कैसे हो सकता है बिना उसके? योर हाइनेस, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा। मिनिस्टर्स एक के बाद एक बोले, अभी भी ज़ाओ फेंग के वर्ड्स के डीपर मीनिंग को ग्रास्प नहीं कर पा रहे थे। असल में पिन डायनेस्टी के ओरिजिनल टाइमलाइन में ज़ाओ फेंग एग्जिस्ट नहीं करता था, या शायद लेजेंडरी आफांग लेडीज सच में एग्जिस्ट करती थीं और शायद ज़ाओ फेंग भी कभी पैदा हुआ था, पर उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्शल प्रॉविस नहीं थी। शायद वो बैटलफील्ड में मर गया होता या हमेशा ऑब्सक्योरिटी में रह जाता, कभी पिंशी हुआंग से नहीं मिलता। ये था इतिहास का ड्यूअल नेचर, ज़ाओ फेंग की एब्सेंस का ड्यूअल नेचर। अगर तैयार हो, तो ज़ाओ फेंग ने कहा, तो मैं आपको असली इतिहास ऑफ ग्रेट पिन दिखाता हूँ, एक ही सोच के साथ। चैप्टर 308 चिन शी हुआंग का क्रोध, तुम विद्रोही बेटा। एक ही पल में फॉर्मेशन प्लेट ने एक इनविजिबल लाइट रिपल रिलीज किया, जो तेजी से चारों तरफ फैल गई। लगभग पल भर में इंपीरियल कोर्ट हॉल के सामने का पूरा स्क्वायर फॉर्मेशन के शिमरिंग ग्लो से ढक गया। जैसे ही फॉर्मेशन अनफोल्ड हुआ, ग्रेट चिन की किस्मत पर कोई बैकलैश नहीं हुआ। शायद इसलिए क्योंकि ज़ाओ फेंग क्राउन प्रिंस था और उसके पास चिन की किस्मत पर अधिकार था। फॉर्मेशन एक्टिवेट हुई, सबको कवर कर लिया। एक छोटा सा मोमेंट के लिए सबको डिसओरिएंटेशन महसूस हुआ, और अगले पल में उनके आसपास का माहौल बिल्कुल बदल गया। एक नई जगह उनकी आंखों के सामने उभरी, शांग क्यू कमांडरी। हजारों इंपीरियल गार्ड्स के एस्कॉर्ट में चिन शी हुआंग का इंपीरियल कैरेज एम्पायर के सफर पर था, शांग क्यू से गुजर रहा था। कैरेज के अंदर खास बुजुर्ग चिन शी हुआंग अचानक भयानक खांसी करने लगे। योर मैजेस्टी, क्या आप ठीक हैं? बुजुर्ग ज़ाओ गाओ गंभीर चिंता के साथ आगे आए। मैं समय के सामने बेकार हूँ। अमरता एक खोखला सपना है। मुझे 5 मिनट और ब्रश लाओ। लीसी को बुलाओ। मुझे अपना इंपीरियल एडिक्ट सक्सेशन के लिए लिखना होगा। खांसी के बावजूद और चेहरे की रंगत पेले होने के बावजूद बुढ़ा एम्परर जोर से अपने काउच से उठकर ब्रश उठाकर 5 मिनट पर लिखने लगे। यस योर मैजेस्टी। ज़ाओ गाओ तुरंत ब्लैंक डिक्री स्क्रोल लाया और लीसी को बुलाने गया। मेरे मरने के बाद ग्रेट चिन बिना रूलर के नहीं रहना चाहिए। मेरा एल्डेस्ट बेटा फूसू, मेरा पहला बेटा, दया और सद्गुणी का धनी,
वो थ्रोन का वारिस होगा। सब मिनिस्टर्स को दिखाया जाए और फूसू को एम्परर के रूप में सपोर्ट किया जाए। बहुत मेहनत से चिनशी हुआंग ने ईडिक्ट कंप्लीट किया, इंपीरियल सील उठाया और स्टैंप लगा दिया। फूसू फूसू। डिक्री कंप्लीट करते ही बुजुर्ग एम्परर की उम्र का अंत लगने लगा। अपने बेटे का नाम 2 बार कमजोर आवाज में बुलाया और फिर काउच पर गिर गए। सांस रुक गई। योर मैजेस्टी। कैरेज के बाहर लीसी रिस्पेक्टफुली बुला रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं। जब लीसी और जाओगाओ कैरेज में घुसे, उन्होंने देखा कि चिनशी हुआंग मोशनलेस काउच पर लेटे हैं। योर मैजेस्टी। लीसी आगे भागा, 2 बार बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं। हल्के से उसने अपना हाथ एम्परर के नाक के नीचे रखा, कोई सांस नहीं। एम्परर गुजर गए। लीसी की आवाज कांप रही थी, आंसू अपने आप बहने लगे। जाओगाओ भी थोड़ी देर के लिए स्टन रह गया। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे, लेकिन जल्द ही उसका चेहरा चिंता से भर गया। तुरंत जाओगाओ ने अपनी नज़र कैरेज के डेस्क पर डाली। इंपीरियल डिक्री ऑलरेडी लिखा जा चुका था। एक ही नज़र में उसने देखा फूसू का वारिस के रूप में नाम। प्राइम मिनिस्टर, ये देखो, जाओगाओ ने कहा। लीसी ने अपनी कन्फ्यूजन से बाहर आकर डिक्री देखा। फूसू को सक्सेसर बनाया जा रहा है? उसकी आवाज में अनसर्टनिटी थी। आप क्या सोचते हैं प्राइम मिनिस्टर? जाओगाओ ने पूछा। और क्या सोच सकता हूँ, हमें नेचुरली एम्परर के फाइनल ईडिक्ट को फॉलो करना होगा और एल्डेस्ट प्रिंस को नया एम्परर मानना होगा। लीसी ने शांत चेहरा रखा। प्राइम मिनिस्टर, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं और कोई नहीं जानता कि एम्परर गुजर गए हैं। आप आज़ादी से बोल सकते हैं। क्या आप सच में नहीं समझते कि फूसू कैसा व्यक्ति है? वो आपका दामाद है, पर क्या उसने कभी आपकी बेटी को फेवर दिया? आपके हाई रैंक के बावजूद क्या उसने सच में कभी आपको एक्नॉलेज किया? अगर फूसू थ्रोन पर बैठेगा तो आपकी पावर और सब कुछ चला जाएगा। अगर वो थ्रोन पर चढ़ेगा तो हम दोनों का कोई अच्छा अंत नहीं होगा। लीसी के लिए भी स्टेक्स बहुत हाई थे। फूसू के साथ उसका पॉलिटिक्स में बहुत डिसएग्रीमेंट था। अगर फूसू एम्परर बनता, लीसी साइडलाइन हो सकता था। सब पावर छिन जाती। जाओगाओ के लिए तो और भी ज़्यादा। उसका लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट था फूसू और मेंग फैमिली के साथ। अगर फूसू थ्रोन लेता, एक यूनक के रूप में जाओगाओ शायद सर्वाइव भी ना करे। तो आप क्या प्रपोज करते हैं? लीसी ने हेजिटेशन के बाद पूछा। हमें 18th प्रिंस को सपोर्ट करना चाहिए, जाओगाओ ने सिनिस्टर मुस्कान के साथ कहा। 18th प्रिंस टैलेंट में शायद स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर वो सेंटिमेंटल और लॉयल है। अगर हम उसे सपोर्ट करेंगे, वो हमें रिवॉर्ड करेगा। प्राइम मिनिस्टर, आप स्किल्ड है इमिटेशन में। आप इंपीरियल डिक्री फॉर्ज कर सकते हैं चिनशी हुआंग के हैंडलाइटिंग में और 18th प्रिंस को सक्सेसर बनाएं। जाओगाओ ने सिनिस्टर मुस्कान के साथ कहा। एम्परर का डिक्री फॉर्ज करना, ये तो ट्रीजन है। लीसी का चेहरा पेल हो गया। अगर हम फूसू को असेंड करने देंगे तो हम दोनों की जान जा सकती है, जाओगाओ ने आर्ग्यू किया। लंबे इंटरनल स्ट्रगल के बाद लीसी ने इवेंचुअली नॉड किया। उसने इंपीरियल डिक्री रीराइट किया, सक्सेसर फूसू से हु हाई बना दिया और चिनशी हुआंग के ओरिजिनल डिक्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। प्राइम मिनिस्टर, जाओगाओ ने कहा, एम्परर गुजर गए हैं। हमें तुरंत कैपिटल वापस जाना होगा और 18th प्रिंस की कॉरोनेशन इंश्योर करनी होगी ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना आए। फिलहाल हिज मैजेस्टी के पासिंग को अनाउंस नहीं करना चाहिए, जाओगाओ ने एडवाइस दी। अग्रीड,
लीसी ने नॉड किया। मैं जनरल रिन शाओ को बुलाता हूँ ताकि इंपीरियल कैरेज को कैपिटल तक गार्ड करें। जाते वक्त लीसी ने एक लास्ट ग्लांस डाला चिन शी हुआंग के लाइफलेस फिगर की तरफ। योर मैजेस्टी, मेरा डिसलॉयल होना नहीं है, बस मैं सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। लीसी के बाद जाओ गाओ ने मोशनलेस एम्परर को देखा और धीरे से बोला, चिन शी हुआंग, आपने दुनिया को यूनिफाई किया, आपके अचीवमेंट्स अनपैरेलल्ड हैं, पर आखिरकार आप भी सिर्फ एक इंसान थे, और सब इंसान मरते हैं। मैंने बचपन से आपको सर्व किया, आपने मुझे ट्रस्ट और ऑनर दिया, पर अब जब आप नहीं रहे, मैं बस एक छोटी सी चीज़ हूँ जिसे कोई भी कुचल सकता है। सर्वाइव करने के लिए मुझे आपकी इच्छा के खिलाफ जाना होगा। जाओ गाओ ने अपने आप से कहा, अपने सब सच्चे थॉट्स बोलते हुए। बाद में इंपीरियल प्रोसेशन ज़ियांगयांग वापस आई। ऑफिशियल्स ने फर्स्ट एम्परर के सो कॉल्ड इंपीरियल एडिक्ट के जरिए हु हाई को न्यू एम्परर के रूप में सपोर्ट किया। उसे सेकंड एम्परर ऑफ चिन घोषित किया गया, और जब हु हाई ने थ्रोन पर असेंड किया, मोर्निंग पीरियड के दौरान चैप्टर 309 किन शी हुआंग का क्रोध, तुम विद्रोही बेटा का अंत। नेशनल फ्यूनरल राइट्स के दौरान फोसू को देखकर हुहाई ने अपने लेट फादर के नाम पर एक इंपीरियल एडिक्ट जारी किया, जिसमें फूसू से अपने आप को मरने का हुक्म था। फूसू, जो इस एडिक्ट को सच समझ रहा था, नॉर्दर्न फ्रंटियर में सुसाइड कर गया। भले ही उसके पास 3 लाख की सेना थी, लेकिन उसने रेजिस्ट नहीं किया। उसके बाद हुहाई ने अपना पूर्ण रूप से खून पीने वाला स्वभाव दिखाया और किन शी हुआंग के बाकी बच्चों को भी मार डाला। सिर्फ मरना ही नहीं, बल्कि उन्हें अत्यंत कठिन टॉर्चर भी सहाना पड़ा, क्रूअल पनिशमेंट्स झेलनी पड़ी। बाद में इंपीरियल कोर्ट में जाओ गाओ ने अपनी बियर्ड शेव की और उसे 9 मिनिस्टर्स में से एक बना दिया गया। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और कुछ उसकी फेवर जीतने की कोशिश करते। इसी बीच वो प्रसिद्ध घटना हुई जिसे बाद में कहा गया पॉइंटिंग एट अ डियर एंड कॉलिंग इट अ हॉर्स। उसके बाद जाओ गाओ ने ली सी के पूरे परिवार को भी मार डाला। ली सी को खुद को चैरियट से टुकड़े टुकड़े करने की सज़ा दी गई। कोर्ट के 9 मिनिस्टर्स पूरी तरह से पर्ज हो गए। इस समय विजन अब्रप्टली एंड हो गई। फॉर्मेशन डिस्क से निकला हुआ लाइट कर्टन रिट्रैक्ट हो गया। सब लोग जिन्होंने इस फॉर्मेशन को एक्सपीरियंस किया था, अपनी सेंसेस वापस पाए और आंखें खोलीं। लेकिन अब कोई भी शांत नहीं था। सबकी नज़र इंस्टिंक्टिवली यिंगज़ेंग, जाओ गाओ, ली सी और हुहाई की तरफ गई। योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी, आपका हम्बल सर्वेंट कभी भी ऐसा क्राइम नहीं करेगा। योर मैजेस्टी। जाओ गाओ तुरंत यिंगज़ेंग के सामने गिर गया, चेहरा डेथली पेल और पूरा शरीर कांप रहा था। आपका सर्वेंट भी डरे हुए हैं। ली सी का चेहरा भी डार्क हो गया और वो भी जल्दी से गिर गया। इस वक्त यिंगज़ेंग की आंखें ब्लड रेड हो गईं। अब उसने सच में समझ लिया क्यों अपने बेटा से मिलने से पहले उसका शियांग के प्रति इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, और क्यों वो अपने आप को बाय वे के लैंड्स पर गार्ड बनाने की सोच रहा था, और क्यों उसके दूसरे बेटों के प्रति इतनी नफरत थी। ये सब इसलिए था क्योंकि जाओ फेंग ने वो हिस्ट्री देखी थी जो उसके बिना अनफोल्ड होती। ये सब अगर जाओ फेंग एग्जिस्ट नहीं करता तो होगा। तुम्हारा ये अनौपचारिक और विद्रोही बेटा, तुम्हें मारना मैंने सच में सही फैसला किया। तुमने अपने भाई बहन, अपने फ्लैश एंड ब्लड को मार डाला।
तुमने मेरे सब बच्चों का खून बहा दिया। तुम इतने निर्दयी कैसे हो? तुम इतने कठोर कैसे हो? यिंग ज़ेंग ने हुहाई को घेरा और उसकी आंखों में अब फादरली लव नहीं, सिर्फ हेट्रेड और डिस्गस्ट था। मैंने ऐसा कभी नहीं किया, अभी तक ये नहीं हुआ। हुहाई स्टैमर कर रहा था, आवाज़ कांप रही थी। उसने अभी जो विजन देखी, उससे पता था कि अगर वो ये सब काम करेगा तो वो बिल्कुल वही कर सकता है जो विजन में हुआ था। अगर फेंगर ना होता, शायद ये सब सच हो जाता। तुम मृत्यु के लायक हो। यिंग ज़ेंग ने हुहाई को देखा, उसकी आंखों में अब कोई फादरली अफेक्शन नहीं बचा था। मेरा डिक्री पास करो। हुहाई और पूरा हु क्लैन सबको तुरंत मार दो। यिंग ज़ेंग ने ठंडे स्वर में हुक्म दिया। जैसे आपका हुक्म है, रेन शाओ ने जोर से जवाब दिया। कैप्चर्ड मेंबर्स ऑफ हु क्लैन को तुरंत अलग किया गया। इंपीरियल गार्ड्स ने अपनी तलवार निकाली और उन्हें तुरंत मार दिया। जब वो हुहाई के पास आए, एक गार्ड आगे बढ़ा, दूसरा उसे दबा रहा था। फादर, मैं नहीं मरना चाहता, मुझे बचा लो, मैं नहीं मरना चाहता। हुहाई डर के मारे प्ली कर रहा था, लेकिन अब बेकार था। अब यिंग ज़ेंग ने असली हिस्ट्री देखी थी। अब उसने देखा कि हुहाई अपने फ्लैश एंड ब्लड का मर्सिलेस स्लॉटर करने वाला था, अपने भाई बहन के साथ पूरा डिसरिगार्ड कर रहा था। अब फादर के पास मर्सी दिखाने का कोई रीज़न नहीं था। इंपीरियल गार्ड ने अपनी तलवार उठाई। उस वक्त ज़ाओ फेंग ने साइलेंटली अपने राइट हैंड में एक स्ट्रैंड ऑफ ट्रू की इकट्ठा किया। जैसे ही गार्ड स्ट्राइक करने वाला था, ज़ाओ फेंग ने अपनी उंगली फ्लिक की और सॉर्ड की भेजा। गार्ड की तलवार लैंड होने से पहले ज़ाओ फेंग का अटैक हुहाई के दिल में घुस गया। एक शार्प साउंड के साथ हुहाई का सिर जमीन पर गिर गया। Successfully killed future Qin Second Emperor Huhai, altering the grand course of fate, gaining +200 to all attributes, +200 days of life, and receiving a Tier 4 treasure chest. Zhao Feng के इंटरफेस पर नोटिफिकेशन आई। जैसा सोचा था, हुहाई को मारने से भी रिवॉर्ड्स मिलते हैं। आखिरकार वो ओरिजिनल हिस्ट्री में सेकंड एम्परर था। उसको मारना लियूजी को मारने जैसा ही है और इससे ग्रैंड डेस्टिनी ऑल्टर होता है। अब लगता है कि शेंजू का ग्रैंड फेट पूर्ण रूप से मेरे हाथ में है। ज़ाओ फेंग ने मन ही मन स्माइल की। भले ही हुहाई को मारने से लियूजी के 5 टियर चेस्ट जैसा रिवॉर्ड नहीं मिला, लेकिन टियर 4 ट्रेजर चेस्ट भी काफ़ी वैल्यूएबल था। इस वक्त स्क्वायर में सब लोग अभी भी घटना को प्रोसेस कर रहे थे। वो हुहाई के लाइफलेस बॉडी को देख रहे थे, लेकिन कोई भी पिटी फील नहीं कर रहा था। विजन में जो उन्होंने देखा था, उसमें हुहाई की रूथलेसनेस और क्रूअल्टी उन्होंने डायरेक्टली एक्सपीरियंस की थी। मोस्ट वर्चुअस मिनिस्टर्स मार दिए गए। ज़ाओ गाओ ने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को एलिमिनेट किया। अब जब हुहाई मर गया तो बहुत से ऑफिशियल्स की नज़र उन दो लोगों पर गई जो अभी भी गिर रहे थे, ली सी और ज़ाओ गाओ। यिंग ज़ेंग का चेहरा ग्रिम था। असली हिस्ट्री देखकर ये कहना झूठ होगा कि उसने मरने का इरादा नहीं रखा। चैप्टर 310 क्राउन प्रिंस की महत्ता और किन शी हुआंग का आभार। हुहाई के अलावा लीसी और ज़ाओ गाओ ने अभी तक कोई ऐसे क्राइम नहीं किए थे, लेकिन यिंग ज़ेंग की ठंडे नज़र के सामने दोनों लोग सिर झुका के खड़े रहे, बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। थोड़ी देर बाद यिंग ज़ेंग ने फाइनली बोला, ज़ाओ गाओ, तुमने मुझे कितने साल सर्व किया? योर मैजेस्टी, ज़ाओ गाओ ने कांपते हुए जवाब दिया, मैंने सिर्फ 10 साल की एज में एयर के पैलेस में एंट्री ली थी।
अब तक 30 साल हो गए हैं। अपना सामान पैक करो, कल पैलेस छोड़ दो। मैं तुम्हें 1000 सोना और 50 सर्वेंट्स देता हूँ और तुम अपनी वेल्थ ले जा सकते हो। किन एम्पायर वास्ट है, तुम कहीं भी सेटल हो सकते हो। यिंगज़ैंग का स्वर शांत था लेकिन फर्म था। ये सुनकर ज़ाओगाम का दिल धड़क उठा। उसने सिर उठाया और डर के साथ बोला, योर मैजेस्टी, ये सर्वेंट नहीं चाहता यहाँ से जाए। ये घटनाएं अभी नहीं हुई, लेकिन मैंने अभी खुद देखी हैं। अगर मैं तुम्हें अपने पास रखता हूँ, मुझे डर है कि मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। जाओ, मेरी तरफ से ये हमारे 30 साल के मास्टर सर्वेंट रिश्ते का फाइनल मर्सी एक्ट है। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ता हूँ। यिंगज़ैंग ने हाथ से डिसमिस किया। ज़ाओगाओ ने सौंप कर फोरहेड जमीन पर रख दिया। ये सर्वेंट योर मैजेस्टी का धन्यवाद करता है आपकी महान दया के लिए। लीसी, तुम उठ सकते हो, यिंगज़ैंग ने सांस लेते हुए कहा। योर मैजेस्टी, लीसी ने सिर झुकाकर कहा, आवाज में शर्म था। ये मिनिस्टर गिल्टी है। क्राइम अभी तक नहीं हुआ और तुमने एम्पायर के लिए कठिन परिश्रम किया है। इसे ओल्ड एज की फॉली समझो। यिंगज़ैंग का स्वर स्टेडी था। ज़ाओगाओ के साथ उनके अंदर थोड़ी इमोशनल सेंटिमेंट थी। लीसी के लिए उन्होंने और भी माफ़ी दी। विजन में लीसी ने मिस्टेक्स की थी, लेकिन वो एम्पायर की ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था। उसको एग्जीक्यूट करना यिंगज़ैंग के कैलिबर के रूलर के लिए नीचा होता। ये मिनिस्टर योर मैजेस्टी का धन्यवाद करता है आपकी दया के लिए। लीसी ने गहरा बो किया और क्वाइटली रिलीफ की सांस ली। मिनिस्टर्स अब समझ गए कि क्राउन प्रिंस किन एम्पायर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यिंगज़ैंग ने सब ऑफिशियल्स पर नज़र डाली। विद योर मैजेस्टी एंड द क्राउन प्रिंस, एम्पायर विल एंड्योर फॉर जेनरेशंस। किन एम्पायर कभी नहीं गिरेगा। सब मिनिस्टर्स ने एक साथ जोर से प्रोक्लेम किया। विजन में उन्होंने हू हाई के रेन के हॉरर्स पर्सनली एक्सपीरियंस किए थे। उन्होंने एग्जीक्यूशन का टेरर और फैमिलीज का वाइप आउट महसूस किया। ये नाइटमेयर वो कभी नहीं जीना चाहते थे। और क्योंकि ज़ाओ फैंग वहाँ था, ये सब नहीं होगा। उनका रेवरेंस क्राउन प्रिंस के लिए एक नई हाइट पर पहुँच गया। कुइज़वांग, मैं सबसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। यिंगज़ैंग ने कुइज़वांग और बाकी ट्रेटर्स को देखा, आंखों में डिसअपॉइंटमेंट था। ये मिनिस्टर योर मैजेस्टी को डिसअपॉइंट किया। शायद मैं शुरू से ही गलत था। कुइज़वांग ने बिटर लाफ किया। उसने विजन में देखा था कि उसके और उसके परिवार की मौत हू हाई के हाथों हुई। इसका मतलब ज़ाओ फैंग के बिना भी उनका फूसू को इंस्टॉल करने का प्लान फेल होता। हमेशा डूम्ड टू फेलियर रहे। उन्हें इंपीरियल प्रिजन भेजो। कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू उनके केसेस हैंडल करे। यिंगज़ैंग ने हाथ से सिग्नल दिया। इंपीरियल गार्ड्स ने कुइज़वांग और ट्रेटर्स को ले गए। सीने के नीचे के बॉडीज ग्रिम एविडेंस थे जो अभी हुए अप हीविल दिखाते थे। जो लोग विजन में थे, उनके लिए ये एक डेथ ब्रश के एक्सपीरियंस जैसा था। कल क्राउन प्रिंस ऑफिशियली इंपीरियल लिनिएज में रिकॉर्ड होगा। सब मिनिस्टर्स एंसेस्ट्रल टेम्पल सेरेमनी के लिए अटेंड करेंगे। कोर्ट डिसमिस्ड। यिंगज़ैंग ने हाथ से सिग्नल दिया। ऑफिशियल्स ने बो किया और डिपार्ट कर गए। क्लियरली सबको जो हुआ है उससे प्रोसेस करने का टाइम चाहिए। अगर यिंगज़ैंग खुद भी विजन से शेकन था, तो उन ऑफिशियल्स का क्या कहना। जल्दी ही कोर्ट एम्प्टी हो गया। सिर्फ यिंगज़ैंग और ज़ाओ फैंग स्टेप्स पर बचे। जो विजन तुमने दिखाया, वो पॉइंटिंग एट अ डियर एंड कॉलिंग इट अ हॉर्स पर ख़त्म हुआ। उसके बाद क्या हुआ? अगर तुम एग्जिस्ट नहीं करते, तो मेरी एम्पायर का क्या होता? यिंगज़ैंग ने ज़ाओ फैंग को देखा, नज़र में कंसर्न था। चाहे कभी ना हो, फिर भी क्यूरियोसिटी थी। किन डायनेस्टी सेकंड एम्परर के साथ ख़त्म हो जाती? ज़ाओ फैंग कामली बोला। कौन रिस्पॉन्सिबल था? प्रेस किया।
सबसे पहले एम्पायर के लेबरर्स ने रिबेलियन शुरू की, फिर अनरेस्ट पूरे लैंड में फैल गया। 6 स्टेट्स के रेमनेंट्स ने अपनी पुरानी प्रेस्टीज के साथ लोगों को अपराइजिंग के लिए बुलाया। जल्दी ही पूरे एम्पायर में अपराइजिंग्स हुआ। मेरी किन ऑनमी ने कुछ नहीं किया, जाओ फेंग ने एक्सप्लेन किया। हु हाई यूजलेस था। अंत में जाओ गाओ ने उसे अपनी जान लेने पर मजबूर किया। ओरिजिनल हिस्ट्री में योर मैजेस्टी ने किन एम्पायर की एलीट फोर्सेस नॉर्दर्न फ्रंटियर और बायवेट में स्टेशन की थी, और आपने एक इंपीरियल एडिक्ट भी जारी किया इन ट्रूप्स को परमानेंटली बॉर्डर्स गार्ड करने का, ताकि फॉरेन इन्वेडर्स कभी सेंट्रल प्लेन्स को थ्रेटन न कर सके। जाओ फेंग के स्वर में रिस्पेक्ट था। ये सच में कुछ ऐसा लगता है जो मैं करता, यिंग ज़ैंग ने थॉटफुली नॉट किया, लेकिन एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स था। किन डायनेस्टी सेकेंड एम्परर के बाद खत्म हो गई। फूसू इतना इनकेपेबल, सिर्फ एक इंपीरियल एडिक्ट एक्सेप्ट करके अपनी जान दे दी। हु हाई कंप्लीटली यूजलेस। फेंग, तुम्हारे ओरिजिनल प्लान में तुम सही थे। अगर तुम मेरे बेटा न होते तो बायवेट में रिट्रीट करना तुम्हारा बेस्ट चॉइस होता, नहीं तो तुम भी उस ट्रेचरस सन के टारगेट में आते। फिर भी तुम्हारी एबिलिटीज के साथ वो तुम्हें हार्म नहीं कर सकता था। हेवेंस ने हम पर ध्यान दिया। तुम और मेरी माँ मुझे वापस मिल गए, नहीं तो मैं अपनी जिंदगी अकेला बिताता और किन डायनेस्टी सिर्फ 2 जेनरेशंस में खत्म हो जाती। यिंग ज़ैंग ने जाओ फेंग को स्माइल किया। अब भी वो इमेंस रिलीफ फील कर रहा था। जाओ फेंग के कारण किन डायनेस्टी 2 जेनरेशंस में खत्म नहीं हुआ, बल्कि नए हाइट्स तक पहुंचा। हिस्ट्री रीराइट हो गई। यिंग ज़ैंग ग्रेटफुल था, ग्रेटफुल कि उसने अपने बेटे को समझा, नहीं तो एम्पायर केओस में होता। शायद यही किस्मत थी। फादर, जाओ फेंग ने कहा, शायद यही डेस्टिनी थी। अगर मैं मिलिट्री में अपना नाम नहीं बनाता, अगर लॉजिस्टिक्स सर्विस खत्म होने के बाद रिटायर होकर घर आ जाता, अगर तुम साकू में गुजर जाते, तो तब भी मुझे और माँ को भी वहाँ होना चाहिए था। यिंग ज़ैंग ने यिंग ज़ैंग को देखा, डीप इमोशन के साथ स्माइल किया। यिंग ज़ैंग ने साकू में अपनी मौत की विजन याद की। वो सॉफ्टली लाफ किया। हाँ, मैं तब भी तुम्हें और मेरी माँ से दूर नहीं होता। चैप्टर 308 वंश का सम्मान, ट्रेजर चेस्ट का अधिकार। क्राउन प्रिंस की इच्छा मेरी इच्छा है। हु हाई के हाथों अपने बच्चों और वंशजों के कत्ले की भयानक दृश्य देखकर और उस केओस को महसूस करके जहाँ सच को बदल दिया गया और धोखा छा गया, यिंग ज़ैंग को एक अजीब रिलीफ महसूस हुआ। रिलीफ कि ये सब कभी हुआ ही नहीं, और सबसे बड़ा रिलीफ कि ये कभी नहीं होगा, क्योंकि उसका बेटा यहाँ था। बताओ, तुम्हारे हिसाब से चिन का भविष्य कैसा होगा? यिंग ज़ैंग ने थोड़ी चिंता के साथ पूछा। विजन ने उस पर गहरा असर छोड़ा। जो आदमी पूरे चाइना को यूनिफाई कर चुका था, उसका एम्बिशन बाउंडलेस था। वो हमेशा सोचता चिन को हजारों जेनरेशन्स तक चलाना, लेकिन उस विजन में उसकी एम्पायर सिर्फ 2 जेनरेशन्स में ख़त्म हो गई, और सबसे बुरा, उसने अपने आप को बूढ़ा और कमज़ोर देख लिया, शाक्यू के रिमोट सैंड्स में मरते हुए। अपनी मौत को पर्सनली देखना एक अवर्णनीय फीलिंग थी। फादर, जाओ फेंग ने कॉन्फिडेंट टोन में बोला, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। 6 किंगडम्स के रेमनेंट्स बस गटर के चूहे, मेंशन करने लायक नहीं। जहाँ तक चिन का भविष्य है, मैंने ऑलरेडी प्लान कर लिया है। मैं नेशन को गवर्न करूँगा, आप सिर्फ मेमोरियल्स रिव्यू करो और एम्पायर ओवरसी करो। सब कुछ मुझे छोड़ दो। और आपकी लॉन्जेविटी की चिंता, उसके लिए भी टेंशन मत लो। मैं इंश्योर करूँगा कि आप हमेशा जियो। आप हर स्टेप देखेंगे जब चिन ट्रांसफॉर्म होगा।
जाओ फेंग ने स्माइल किया और अपने फादर को रीएश्योर किया। अब मुझे एक बात समझ आई, यिंग ज़ेंग ने मर्मर किया, जाओ फेंग को इंटेंसली देखते हुए। क्या बात है? जाओ फेंग ने पूछा। अच्छा बेटा होना सच में इनवैल्यूएबल है, एक जो मेरे बोझ शेयर कर सके। यिंग ज़ेंग जोर से हंस पड़ा। ये देखकर जाओ फेंग भी मुस्कुरा दिया। ठीक है फादर, बस आराम से सो जाओ, मैं यहाँ हूँ, तो जो कुछ भी आपने देखा वो कभी नहीं होगा। थोड़ी नींद ले लो, जब उठोगे सब ठीक होगा। जाओ फेंग ने हाथ हिलाकर डिसमिस किया और स्टेप्स से नीचे उतर गया। फेंगा, यिंग ज़ेंग ने पीछे से पुकारा, कल तुम्हारे हेयर के रूप में रिकग्निशन का ग्रैंड सेरेमनी है, इसे सीरियसली लो। चिंता मत करो, जाओ फेंग ने हाथ हिलाकर डिसमिस कर दिया। ये लड़का। एक वार्म और रिलीव्ड स्माइल यिंग ज़ेंग के चेहरे पर फैल गई। उसने इंश्योर किया कि मैं उस ट्रेटर को बिना गिल्ट के मार दूं। अगर ये बेटा नहीं होता, शायद मैं चिन का भविष्य कभी नहीं देख पाता। एक डीप साय के साथ यिंग ज़ेंग ने समझा कि उसका बेटा ये सब उसके लिए कर रहा था। ऑफिशियल्स ने भी चिन कोर्ट में ड्रामेटिक चेंजेस देखे। उन्होंने एम्परर को मरते देखा। उन्होंने देखा कैसे ईडिक्ट फॉर्ज हुआ। लेकिन कोई भी इसे बाहर नहीं फैला सकता था। ये मैटर बहुत सीरियस था। वेलैंड, एक सीक्रेट अंडरग्राउंड चेम्बर। अंत में हम फेल हो गए। लगता है जाओ फेंग इतनी ईजिली नहीं मारा जा सकता। इस बार उसने जानबूझकर खुद को बेट बनाया और हमने उसमें फंस गए। झांग लियांग ने गहरा साय लिया। हमने 8000 असैसिन्स भेजे और सब जाओ फेंग के हाथों मर गए। एक डिजास्ट्रस लॉस। सियांग लियांग का चेहरा बिटर था, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी, मिस नहीं कर सकते थे। ट्रैप होने के बावजूद भी हम रेजिस्ट नहीं कर सकते। जाओ फेंग अब क्राउन प्रिंस है, चिन का हेयर। ये उनका बेस्ट चांस था उसे एलिमिनेट करने का। फ्यूचर में ये अपॉर्चुनिटी लगभग इम्पॉसिबल होगी। उनके पास दूसरा चॉइस नहीं था। शायद जाओ फेंग सच में हमारी रीच से बाहर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उसका मेन टारगेट हम नहीं था, बल्कि स्यांगयांग की फोर्सेस थीं। असैसिनेशन अटेम्प्ट के तुरंत बाद जाओ फेंग ने सिटी को लॉकडाउन कर दिया। मुझे लगता है स्यांगयांग में मेजर अपहीवल हो चुकी होगी। झांग लियांग ने फिर साय लिया। ज़ीफांग, अब क्या करना चाहिए? स्यांग लियांग ने पूछा। चिन की नई नेशनल पॉलिसीज इम्प्लीमेंट होने से पहले जितना कॉपर और आयरन हो सके बाय करो और वेपन्स फॉर्ज करो। जब चिन मेटल कॉन्फिस्केट करेगा, हमारी चांस खत्म होगी। लेकिन करंट फाइनेंशियल सिचुएशन में ये नियरली इम्पॉसिबल है। पुराने नोबल्स भी सेफ खेल रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। डैम इट, स्यांग लियांग ने कर्स किया। कुछ नहीं कर सकते? जब चिन की नई पॉलिसीज इफेक्ट में आएंगी, हमारी सिचुएशन और ख़राब होगी। कैसे अपने किंगडम्स रिस्टोर करेंगे? स्यांग लियांग का दिल एंग्जाइटी से दर्द में था। अपने किंगडम्स रिस्टोर करना, अपने फॉलन एंसेस्टर्स का बदला लेना, ये गोल्स कभी नहीं भूले। लेकिन अब जाओ फेंग की राइज, क्राउन प्रिंस बनने के साथ सब कुछ और होपलेस लग रहा था। अगर चिन शी हुआंग ने एम्पायर को अनशेकेबल बना दिया, पूरे लैंड में स्टेबिलिटी इंश्योर की, तो जाओ फेंग की रेपुटेशन ही 6 किंगडम्स के रेमनेंट्स को डराने के लिए काफ़ी थी। ये दो नाम मिलकर चिन शी हुआंग और जाओ फेंग किसी भी रिबेलियन के थॉट्स को क्रश कर देते। चाहे वो चिन से नफरत करते, चाहे वो चिन से डरते, वो सिर्फ शैडोज में कर्स कर सकते थे।
किसी ने भी ओपनली रेजिस्ट नहीं किया। फादर, क्या मैं कभी तुम्हारा बदला नहीं ले पाऊंगा? ज़ांग लियांग को पहली बार सच्चा डिस्पेयर महसूस हुआ। एक मैन जो पहले लेजेंडरी स्ट्रैटेजिस्ट था, अब पूरी तरह से पावरलेस था चिन के माइट के सामने। सियांग चिन एम्पायर। आज इंपीरियल पैलेस सोब्राइटी और ग्रैंडर से भरा था। एंसेस्ट्रल टेम्पल के सामने, जहां पिछले किंग्स और चिन के एंसेस्टर्स एनश्राइंड थे, सब ऑफिशियल्स गैदर हुए। एल्डर मेंबर्स ऑफ रॉयल क्लैन प्रेजेंट थे। रिटायर्ड वॉर वेटरन्स जिन्हें नोबल टाइटल्स मिले, अटेंडेंस में थे। आज सब यहाँ ज़ाओ फेंग के ऑफिशियल रिकग्निशन एज क्राउन प्रिंस के लिए थे और उसका नाम रॉयल जीनियोलॉजी में रिकॉर्ड होने के लिए था। हिज मैजेस्टी अराइव्स, द एम्प्रेस अराइव्स, द क्राउन प्रिंस अराइव्स, द क्राउन प्रिंसेस अराइव्स। 3 बार जोर से घोषणा होते ही सेरेमनी शुरू हो गई। काले रंग के ड्रैगन रोब में सर पर इंपीरियल क्राउन सजाए हुए यिंग ज़ेंग आगे बढ़े। उनके साथ ही एम्प्रेस शिया डोंगर, जो अपनी फॉर्मल पैलेस ड्रेस में शांत और गरिमा से भरी हुई लग रही थी। उनके बिल्कुल पीछे ज़ाओ फेंग भी काले ड्रैगन रोब में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चल रहा था। उसके सेरेमोनियल हेडड्रेस से 6 जेड बीड्स लटक रहे थे, जो उसकी क्राउन प्रिंस वाली पहचान को और भी प्रभावशाली बना रहे थे। अब चिन शी हुआंग सिर्फ एक राजा नहीं रहा था, वो पूरे चाइना का पहला एम्परर बन चुका था। इसलिए उसका स्टेटस हर पुराने राजा से कहीं ऊपर था और क्राउन प्रिंस होने के नाते ज़ाओ फेंग को भी रॉयल ड्रैगन रोब्स और प्रिंस का क्राउन पहनाने का पूरा अधिकार था। ज़ाओ फेंग के पास ही वांग यान अपनी शानदार पैलेस ड्रेस में चल रही थी। उसकी खूबसूरती पहले से ही लाजवाब थी और अब उस पर राजघराने की नोबिलिटी का ऑरा और भी चमक ला रहा था। हम आपको नमन करते हैं योर मैजेस्टी, एम्प्रेस। हम क्राउन प्रिंस और क्राउन प्रिंसेस को नमन करते हैं। जैसे ही ये चारों एंसेस्ट्रल टेम्पल के सामने आए, सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स, इंपीरियल कॉन्क्यूबाइंस, राजकुमार राजकुमारियां और यहाँ तक कि देश के लिए सेवा कर चुके रिटायर्ड सोल्जर्स, सब ने एक साथ झुककर सलाम किया। उठो सब लोग, यिंग ज़ेंग ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ उठाते हुए कहा। धन्यवाद योर मैजेस्टी, धन्यवाद योर हाइनेस, सबने एक आवाज में जवाब दिया। कई लोगों की आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी जब वो एंसेस्ट्रल टेम्पल के सामने खड़े उन चारों को देख रहे थे। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी मेरी बेटी क्राउन प्रिंसेस बन जाएगी। वांग जियान अपनी बेटी को देख रहा था, जो अब क्राउन प्रिंसेस के शाही वस्त्रों में थी। उसके चेहरे पर गर्व और खुशी साफ झलक रही थी। कोर्ट के ऑफिशियल्स में अगर कोई सबसे ज़्यादा सेल्फ प्रिजर्वेशन में माहिर माना जाता था तो वो वांग जियान ही था, और आज वही वांग जियान चिन के सबसे प्रभावशाली परिवार का मुखिया बन चुका था। वो एम्पायर का ग्रैंड मार्शल था, उसका बेटा सुप्रीम जनरल बन चुका था और उसकी बेटी क्राउन प्रिंसेस। सच में किस्मत ने उस पर पूरी मेहरबानी की थी। आज मेरा बेटा, मेरी बेटी और मेरे पोते पोतियां सब अपनी वंश पहचान और एंसेस्ट्रल रिकग्निशन का सेरेमनी पूरा करेंगे। तुम सब इसके गवाह बनोगे और पूरी दुनिया भी। यिंग ज़ेंग ने बुलंद आवाज में घोषणा की। उसके इशारे पर हान फेई आगे आया, हाथ में इंपीरियल डिक्री लिए, और जोर से बोला, एंसेस्ट्रल रिकॉर्ड्स बुलाओ, जेड प्लैक्स लाओ। तुरंत इंपीरियल क्लैन के सदस्य गंभीर चेहरों के साथ एंसेस्ट्रल टेम्पल से बाहर आए। सबके सामने एक नया जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड खोला गया। इस रिकॉर्ड में यिंग ज़ेंग के सभी बच्चों के नाम लिखे हुए थे। पहले जब तक ज़ाओ फेंग ऑफिशियली रिकग्नाइज नहीं हुआ था, एल्डेस्ट सन का टाइटल फूसू के नाम था, लेकिन अब
एल्डेस्ट सन के कॉलम में लिखा था गो जाओ फेंग जाओ यिंग फेंग। उसके पास ही लिखा था गो जाओ यिंग यिंग। और जाओ फेंग के नीचे एल्डेस्ट सन जाओ की, सन जाओ वू, एल्डेस्ट डॉटर जाओ लिंग। जाओ फेंग के सभी बच्चों के नाम ऑफिशियली जीनियोलॉजी में दर्ज हो चुके थे। अब एंसेस्ट्रल रिकग्निशन सेरेमनी शुरू की जाए। जिन्हें पहचान दी जा रही है वो ग्रेट चिन के पुरखों को नमन करें। इंपीरियल क्लैन के एल्डर ने गंभीर आवाज में घोषणा की। उसके बाद जाओ फेंग आगे बढ़ा, उसके बिल्कुल पीछे जाओ यिंग, उनके पीछे जाओ फेंग के सारे बच्चे सीधी लाइन में खड़े हो गए। पूरे कोर्ट के सामने जाओ फेंग एंसेस्ट्रल टेम्पल के अंदर मौजूद पुरखों की टैबलेट्स के सामने आया और फिर वो घुटनों पर बैठ गया। मैं जाओ यिंग फेंग, ग्रेट चिन की 38वीं पीढ़ी का वंशज, अपने पुरखों को नमन करता हूँ। उसने 3 बार प्रणाम किया। मैं जाओ यिंग, ग्रेट चिन की 38वीं पीढ़ी की वंशज, पुरखों को नमन करती हूँ। जाओ यिंग ने भी वही क्रिया दोहराई। उनके बाद जाओ फेंग के बच्चे भी घुटनों पर बैठ गए। छोटे बच्चे जो सेरेमनी का मतलब पूरी तरह नहीं समझते थे, बस अपने बड़े भाई बहनों की नकल कर रहे थे। मैं जाओ यिंग की, ग्रेट चिन की 39वीं पीढ़ी का वंशज। मैं जाओ यिंगलिंग, ग्रेट चिन की 39वीं पीढ़ी की वंशज। मैं जाओ यिंग वू, ग्रेट चिन की 39वीं पीढ़ी का वंशज। हम सब ग्रेट चिन के पुरखों को नमन करते हैं। उनकी आवाज एक साथ गूंज उठी, साफ, गंभीर और पवित्र। नाम जीनियोलॉजी में दर्ज हो चुके हैं। अब पहचान के जेड प्लैक्स दिए जाएं। हान फे ने घोषणा की। इंपीरियल क्लैन के लोग जेड प्लैक्स लेकर आगे आए। सबसे पहले जाओ फेंग को दिया गया। योर मैजेस्टी, ये आपका आइडेंटिटी जेड प्लैक है। जाओ फेंग ने उसे हाथ में लिया। वो एक बेहतरीन जेड पेंडेंट था, आगे यिंग और पीछे फेंग लिखा हुआ। इसके बाद जाओ यिंग और जाओ फेंग के सभी बच्चों को उनके जेड प्लैक्स मिले। एंसेस्ट्रल रिकग्निशन सेरेमनी संपन्न हुई। इसके साथ ही सेरेमनी ऑफिशियली पूरी हो गई। आज से मेरा नाम जाओ यिंग फेंग होगा। जाओ फेंग ने कोर्ट की तरफ देखा, कहा, योर मैजेस्टी, एंसेस्ट्रल रिकग्निशन और लीनिएज रेस्टोरेशन के लिए बधाई हो। सभी सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स ने एक साथ झुककर बधाई दी। इसी पल जाओ फेंग के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन उभरा। बधाई हो होस्ट, आपने एंसेस्ट्रल रिकग्निशन और लीनिएज रेस्टोरेशन पूरा कर लिया है। आपको टियर 4 ट्रेजर चेस्ट प्राप्त हुआ है। ट्रेजर चेस्ट? जैसे सोचा था, जाओ फेंग ने मन ही मन सोचते हुए कहा। चाइनीज परंपरा में एंसेस्ट्री का बहुत बड़ा महत्व होता है। शायद ये भी एक तरह का लक्ष्य ही है। अब उसके पास 2 टियर 4 ट्रेजर चेस्ट्स हो चुके थे। सभी मंत्री हॉल ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स में चलो, कोर्ट शुरू होगी, यिंग ज़ेंग ने आदेश दिया। हॉल ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर यिंग ज़ेंग सिंहासन पर बैठा था। जाओ फेंग नीचे सीढ़ियों पर खड़ा था। मंत्रियों, राष्ट्रीय नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक पहुंचा? यिंग ज़ेंग की नज़र हान फे और बाकी ऑफिशियल्स पर गई। ये 4 नेशनल पॉलिसीज ग्रेट चिन की नींव थीं। योर मैजेस्टी, लगभग 1 महीने की मेहनत के बाद चांसलर ऑफिस के साथ मिलकर हमने एक नई चिन स्क्रिप्ट का प्रोटोटाइप तैयार किया है। हान फे ने सिल्क स्क्रोल आगे बढ़ाया। पेश करो। यिंग ज़ेंग ने हाथ हिलाया। एक नया अटेंडेंट तुरंत आगे आया और स्क्रोल रिस्पेक्टफुली पेश किया। जाओ गाओ जाने के बाद पैलेस अटेंडेंट्स को दोबारा चुना गया था। एक व्यक्ति जो पहले जाओ गाओ का शिकार बनने वाला था, अब इनर चेंबर का डायरेक्टर बन चुका था। ये सब यिंग ज़ेंग का जानबूझकर किया गया सफाया था,
ताकि जाओ गांव के लोग बिल्कुल खत्म हो जाएं। यिंग ज़ैंग ने स्क्रोल खोलकर देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। बुरा नहीं, ये अक्षर सिंपल हैं और पूरे देश की लिखावट से मिलते जुलते हैं। हुआ शिया के जो भी पढ़े लिखे लोग हैं सब आसानी से समझ पाएंगे। चांसलर हान, तुमने अच्छा काम किया है। ये मेरा कर्तव्य है योर मैजेस्टी और क्राउन प्रिंस के लिए। मैं पूरी मेहनत करूंगा। 3 महीने में नई स्क्रिप्ट पूरी करने का प्रयास करो। अनुमति है। यिंग ज़ैंग ने हाथ हिलाया। बाकी सबका क्या हाल है? ली सी, वे लियाओ और बाकी मंत्रियों ने एक-एक करके रिपोर्ट दी। एक्सेल विड्थ स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्डरली चल रही है। कस्टम्स और एथिक्स ग्रेजुअली यूनिफाई हो रहे हैं। वेट्स और मेजर्स का स्टैंडर्डाइजेशन एम्पायर भर में लागू हो रहा है। बहुत अच्छा। यिंग ज़ैंग ने संतुष्टि के साथ सर हिलाया। पूरे देश से किताबों, ब्रॉन्ज और वेपन्स की कलेक्शन का क्या हाल है? ज़ाओ फेंग ने पूछा। योर मैजेस्टी, योर हाइनेस, इस विषय पर सभी सरकारी दफ्तरों को आदेश भेज दिया गया है। किताबों और हथियारों की कलेक्शन काउंटी और प्रीफेक्चर लेवल पर शुरू हो चुकी है। इसके अलावा इस काम के लिए हमें सेना की मदद चाहिए। सिर्फ सरकारी अधिकारी इतने बड़े काम के लिए काफ़ी नहीं है, हन फई ने रिपोर्ट दी। स्टेट गार्डियन, ज़ाओ फेंग ने आवाज़ दी। मैं यही हूँ। वांग जियान तुरंत आगे बढ़े। इस काम की जिम्मेदारी आप खुद संभालें। अगर किताबों और ब्रॉन्ज वेपन्स की कलेक्शन के दौरान कोई विरोध हो तो तुरंत सेना भेजकर उसे दबा दिया जाए। 4 मुख्य राज्य नीतियाँ और किताबों और ब्रॉन्ज की कलेक्शन दोनों ही हमारे साम्राज्य की नींव हैं। इसमें किसी भी तरह की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी विरोध करेगा उसे कठोर सज़ा दी जाएगी। ज़ाओ फेंग की आवाज़ ठंडी और कठोर थी। मैं समझ गया। वांग जियान ने गहरा झुककर जवाब दिया। पिताजी, एक और बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ज़ाओ फेंग ने यिंग ज़ैंग की तरफ देखा। कहूँ मेरे पुत्र, यिंग ज़ैंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कोई जुआंग को कैद कर लिया गया है और असैसिनेशन अटेम्प्ट में शामिल अधिकारियों को भी पकड़ लिया गया है। इससे कोर्ट में कई पद खाली हो गए हैं जिन्हें भरना ज़रूरी है। इसके अलावा मैं एक नया हाई रैंकिंग पद स्थापित करना चाहता हूँ, शांग किंग। नया शांग किंग? तुम इस पद पर किसे नियुक्त करना चाहते हो? यिंग ज़ैंग ने रुचि के साथ पूछा। हाँ, ज़ाओ फेंग ने सर हिलाया। जैसे कहा जाता है, काम अच्छा करना हो तो पहले अपने औजार तेज करो। यह शांग किंग सिर्फ एक पद नहीं होगा बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालेगा। इस जिम्मेदारी को गोंग यानी इंडस्ट्री कहा जाएगा, ज़ाओ फेंग ने समझाया। यिंग ज़ैंग ने सर हिलाया। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। 800 साल तक सेंट्रल प्लेन्स विभाजित रहे, फिर हमारी ग्रेट क्वीन दुनिया को एक क्यों कर पाई? मंत्रियों, आप क्या सोचते हैं? ज़ाओ फेंग ने सब पर नज़र डाली। ग्रेट क्वीन की सफलता हमारे रिफॉर्म्स की वजह से है। मिलिट्री मेरिट सिस्टम ने हर नागरिक को ऊपर उठने का मौका दिया, ली सी ने जवाब दिया। यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस खुद भी पहले मिलिट्री मेरिट सिस्टम के जरिए ऊपर आए थे, तब जाकर हिज मैजेस्टी से मिले, ली सी ने आगे कहा। मिलिट्री मेरिट सिस्टम एक बहुत बड़ा कारण था। इसने हमारे क्वीन योद्धाओं को निडर और अजेय बना दिया, वांग जियान ने कुछ सोचकर कहा। लेकिन असली फर्क क्वीन की मिलिट्री टेक्नोलॉजी ने पैदा किया, वांग जियान ने जोड़ा। स्टेट गार्डियन बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं मानता हूँ यही क्राउन प्रिंस का मतलब है कि क्राफ्ट्समैन मस्ट फर्स्ट शार्पन हिज टूल्स, हन फई ने कहा। क्वीन के हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट दूसरे राज्यों से काफ़ी बेहतर थे। हमारे धनुष ज़्यादा दूर तक तीर छोड़ते थे, भले ज़्यादा तेज़ थे, ढाल ज़्यादा मजबूत थी और कैटपुल्स की रेंज भी ज़्यादा थी। बिल्कुल,
ज़ाओफेंग ने सर हिलाया। जो डिपार्टमेंट में बना रहा हूँ वो सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए नहीं होगा, ये इंडस्ट्री और क्राफ्ट्समैनशिप का केंद्र होगा जिसमें लोगों के लिए उपयोगी टूल्स, राइटिंग मटेरियल्स और किताबों का प्रोडक्शन भी शामिल होगा। इस पद के लिए एक सच में योग्य व्यक्ति चाहिए। कौन आगे आकर इस जिम्मेदारी को लेना चाहता है? यहाँ सिर्फ मेरिट देखी जाएगी। ज़ाओफेंग की आवाज़ दरबार में गूंज उठी। दरबार में सन्नाटा छा गया। कई मंत्रियों के चेहरों पर इच्छा दिखी पर झिझक भी थी। सब समझ रहे थे कि ये नया शांकिंग पद कितना महत्वपूर्ण है। जो भी इसे संभालेगा क्राउन प्रिंस की सीधी नज़र में रहेगा, और अगर ज़रा सी भी चूक हुई तो सज़ा भी उतनी ही कठोर होगी। ज़ाओफेंग के तरीकों से अब सब वाकिफ थे, वो बिल्कुल भी नरम दिल नहीं थे। ये सोचकर जो लोग पहले उत्सुक थे वो भी चुप हो गए। योर हाइनेस, मेरे पास एक व्यक्ति का नाम है जो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ। शॉ हे आगे आए। कौन? ज़ाओफेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। शाक्यू के गवर्नर चेन पिंग। वो पहले वी राज्य की सरकार में थे। मैंने उनमें असाधारण क्षमता देखी और पिछले साल उन्हें शाक्यू का गवर्नर बनाया। उनकी योग्यता से मैं भली भांति परिचित हूँ। शाक्यू सच में ग्रेट क्वीन के लिए शुभ भूमि है। यिंग ज़ेंग हंस पड़े। वहीं से मुझे मेरा बेटा ज़ाओफेंग मिला, वहीं से यान बिंग, शाओ हे और अब एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति पैदा हुआ। ज़ाओफेंग मन ही मन सोचा। चेन पिंग, वही मशहूर स्ट्रैटेजिस्ट जो भविष्य में लियू बान को उठाने और हान की मिलिट्री टेक्नोलॉजी सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, अभी ही उभर आया है। फिर उसने जोर से कहा, मिनिस्टर शाओ की सिफारिश पर मैं इस नियुक्ति को स्वीकार करता हूँ। मेरा आदेश सुनो। चेन पिंग को राजधानी बुलाया जाए। उन्हें शांकिंग नियुक्त किया जाता है, जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी के साथ साथ सिविल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स भी संभालें। मैं आदेश स्वीकार करता हूँ, शाओ हे ने तुरंत कहा। इसके अलावा इस बात की पूरी दुनिया में घोषणा की जाए, टैलेंट रिक्रूटमेंट ऑर्डर जारी किया जाए। ग्रेट क्वीन का कोई भी नागरिक, चाहे वो कारीगर हो, लोहार हो, इंजीनियर हो, विद्वान हो, जो मेटलर्जी, जल प्रबंधन या लिखाई पढ़ाई में निपुण हो, वो सियानयांग आ सकता है। मैं खुद उनकी जांच करूंगा और सबसे प्रतिभाशाली लोगों को चुनूंगा। दरबार के सब लोगों की नज़र यिंग ज़ेंग पर गई। इसमें मेरी अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं, यिंग ज़ेंग ने सीधा कहा। मैं फिर से कह रहा हूँ, ग्रेट क्वीन में क्राउन प्रिंस के पास पूरी सैन्य और प्रशासनिक शक्ति है। क्राउन प्रिंस के शब्द मेरे शब्द हैं, उसके आदेश मेरे आदेश हैं। यिंग ज़ेंग की आवाज़ में संदेह की गुंजाइश नहीं थी। हम आदेश का पालन करेंगे, मंत्रियों ने एक साथ कहा। बहुत अच्छा, दुनिया अभी अभी एक हुई है। सबसे पहला काम राज्य को स्थिर करना और लोगों की रोजी रोटी सुरक्षित करना है। 4 मुख्य राज्य नीतियां हमारी नींव है। मंत्रियों, तुम सबको मिलकर इन्हें लागू करना होगा। हम क्राउन प्रिंस के आदेश का पालन करेंगे। दरबार एक आवाज में बोला।